पूंजी बाजार ऐसा होता है, तो उस वजह से पूंजी बाजार के बारे में कई सारी चीजें आपको बताई, बड़ी जो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कल की क्लास में मैंने आपको कहां से पढ़ाना शुरू किया था, तो दिस इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू कवर दिस वीक। यहाँ से मैं बात पूंजी बाजार में आपको बताया, पूंजी बाजार बताने के बाद फिर मैंने आपको पूंजी बाजार के टाइप होते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या होता है, इससे बढ़िया क्लासिक एग्जांपल देन मैंने बात करता है, धीरे-धीरे होता है, इसके स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट होता है, इसी के अंदर आते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का हिस्ट्री क्या है, इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, हेडिंग स्टॉक एक्सचेंज, हेडिंग स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज, इस बारे में हेडिंग लीजिए। ठीक है, चलिए सभी हेडिंग डालिए, जरा कमेंट्स आपके रुक गए हैं, इस कारण से रुके हैं, वो तो नहीं पता, रुक गए हैं आपके कमेंट्स। चलिए भाई, ओके रिपोर्ट आपकी कमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी हमें कमेंट दिखाई दे, आयुष ममता है, कृष्णा है, और भी क्वेश्चन है, चलिए स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? क्लास तरीके से सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई एक ऐसा स्थान जहां पर प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स यानी अंशपत्र और कंपनी शेयर्स की खरीद बेच होती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होता है, स्थान होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहां प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां, ठीक है, अंशपत्र, प्रपत्र, अंशपत्र, शेयर आदि की खरीद बेच होती है, खरीद बेच होती है, आदि की खरीद बेच होती है। दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर, वेयर सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, शेयर्स एंड शेयर्स ऑफ कंपनी वर ट्रेडेड या फिर कंपनी आर ट्रेडेड, उस चीज को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि भाई पहला स्टॉक एक्सचेंज आपका विश्व में कहाँ पर बना था? सबसे पहले बना था 1602 में एम्स्टर्डम के अंदर, एम्स्टर्डम के अंदर 1602 में बना था, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले बना था 1602 में। और 1602 में कहाँ पर बना था सर? 1602 में इसकी स्थापना हुई है, और 1602 में इसकी स्थापना हुई, ये कहाँ पर होगी? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कहाँ पर हॉलैंड के अंदर है, 1602 एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर, एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर, ठीक है, एम्स्टर्डम हॉलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, काफी फेमस स्टॉक एक्सचेंज, लोगों को तभी समझ में आया कि भाई स्टॉक एक्सचेंज जैसे हम चीजों को चला भी सकते हैं, और काफी क्लासिक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सर ये तो हो गया विश्व स्तर पर। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे आयुष आपकी बात मुझसे आ रही है, आप कहना किस तरह के लिए होगा, मैं आपको समझा दूं, जो भी चीज होंगी आपको जल्दी पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न सर जी नोट्स को करा दीजिए, जल्दी उसके ऊपर भी कार्य हो जाएगा। दूसरा टूल्स की वैलिडिटी बढ़ाना, देखो मैंने अपनी तरफ से कह दिया और कई बार कह दिया कि सर बैच की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर देते हैं, बच्चों को काफी फायदा हो जाएगा, यदि उस प्रकार की वैलिडिटी है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अपने हिसाब के साथ निश्चित ही आगे बढ़ूं। अभी टॉपिक चला है, ध्यान दो। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेकिन अगर बात करूं भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब बना? भारत में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? भारत में इसकी शुरुआत के बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग इन इंडिया, स्टार्टिंग इन इंडिया, स्टार्टिंग इन इंडिया, ये बात लेते हैं। इंडिया में इसकी स्टार्टिंग किस प्रकार से हुई है? ठीक है, चलिए सर क्या क्लास आरपीएफ समझ सकते हैं, नहीं होता क्या आरपीएफ के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मार्स, ठीक है, मंगल ग्रह के अंदर इकोनॉमी चलती है, उसके सवाल पूछे जाते हैं आरपीएफ। ठीक है, वहां पर इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, वहां मार्स की इकोनॉमी पूछी जाती है, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया की बात। तो भाई आरपीएफ के लिए तो आपको किसी मार्स की टीम से खरीदना पड़ेगा जो मार्स पर आ रही है। यार आप कितने मतलब सब तैयारी करेंगे तो आप ग्रेजुएट हो, तो आपको ये चीज देखकर पता लगना चाहिए कि आपके एग्जाम की जरूरत है। ठीक है, तो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट को दिखाइए। ठीक है, थैंक यू आयुष। ठीक है, आगे बाद में इसकी शुरुआत होती है, सर बाद में इसकी शुरुआत होती है 1875 में, बाद में पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया 1875 में, बाद में पहला स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खोला गया, बाद में पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, ठीक है, बीएसई यहाँ पर खोला गया। ठीक है, बीएसई अब बीएसई यहाँ पर खोला गया, तो सबसे पहली बात होगी बीएसई के अंदर किस तरीके से काम होता है, और सर इसकी लोकेशन बॉम्बे में कहाँ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, लेकिन इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ठीक है, इसकी लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन, लोकेशन भाई वर्ल्डिंग दलाल स्ट्रीट, ये जगह वर्ल्डिंग, वर्ल्डिंग दलाल स्ट्रीट की जगह वहां पर। ठीक है, लिख दो वर्ल्डिंग दलाल स्ट्रीट, वर्ल्डिंग दलाल स्ट्रीट, वर्ल्डिंग दलाल स्ट्रीट। ठीक है, जी सर, इसके बाद आपको इसके संबंध में समझ आ गया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें। ठीक है, दूसरी चीज इसके बारे में ये भी याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर प्रारंभ में 30 बड़ी कंपनियां थी, प्रारंभ में कितनी इसके अंदर मेंबर कितनी कंपनी थी, दैट वाज 30 कंपनीज इनिशियल स्टेज, प्रारंभ में इसमें 30 कंपनियां थी, प्रारंभ में 30 कंपनीज थी, जिन कंपनीज के मिल जाने से बीएसई की स्थापना हुई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। और वही चीज जो है, यही चीज आज की डेट में 30 ब्लू चिप कंपनीज नाम से फेमस है, यही चीज कंपनियां आज ब्लू चिप कहलाती हैं, ब्लू चिप कहलाती हैं, ये 30 कंपनियां ब्लू चिप कहलाती हैं। वर्तमान में कंपनी के इनिशियल 30 कंपनीज थी, लेकिन वर्तमान में कंपनी की संख्या 5500 से अधिक है, वर्तमान में 5500 से अधिक कंपनीज हैं, 5500 से अधिक कंपनीज हैं, लेकिन वर्तमान में 5500 से अधिक कंपनीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें आपको ये भी याद रखनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें आपको ये भी याद रखनी है। सर ये जो बीएसई होता है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना सर जी, इसके बारे में याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपना जो इंडेक्स है किसमें जारी करता है? ठीक है, अपना जो इंडेक्स है वो किसमें जारी करता है? सर सेंसेक्स में जारी करता है, ये है अपना इंडेक्स, ये है अपना इंडेक्स, अपना इंडेक्स यानी रेट का चल रहा है, ये अपना इंडेक्स सेंसेक्स में जारी करता है, सेंसेक्स, सेंसेक्स में जारी करता है। जो सेंसेक्स एक संवेदनशील इंडेक्स माना जाता है, इसको क्या एक सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं, संवेदनशील इंडेक्स बोलते हैं, इसको संवेदनशील इंडेक्स बोलते हैं, इसका मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। ठीक है, इसको संवेदनशील इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, बाकी को पता है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट करो। अच्छा, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि किसी का एग्जाम था, किसी कांस्टेबल का एग्जाम था, किसी राज्य में, ठीक है, या तो एक राजस्थान पुलिस थी या उसमें से किसी एक का था, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस था। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नेशनलाइज कब किया गया? तो मतलब क्लासिक क्वेश्चन था, तो मुझे जल्दी नहीं लगा था, लेकिन बता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, पहली बात तो इसमें फैक्ट ये है, ये एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है, स्टॉक एक्सचेंज भी है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये हुआ। दूसरा इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? बीएसई का नेशनलाइजेशन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन यानी इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19, ठीक है, नेशनलाइजेशन हुआ था 56, आजादी की बात हुआ था। ठीक है, आजादी की बात, ठीक है जी, आगे बढ़ो, अगला सवाल ये बताओ, इसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है, इसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है, जिस स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है, भारत इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज,
इसका इंडेक्स होता है एनएससी का इंडेक्स होता है दैट इज निफ्टी, इसका इंडेक्स होता है वो क्या निफ्टी निफ्टी 50 इसका इंडेक्स है। ठीक है अच्छा इसके बारे में ये भी आता है एनएससी में सभी प्रकार की जो प्रतिभूतियां हैं या कंपनियां हैं वो खरीद बेच कर सकती हैं, खरीद बेच कर सकती हैं, सभी प्रकार की कंपनियां वो प्रतिभूतियों की डिबेंचर्स की खरीद बेच कर सकती हैं, इसमें सभी प्रकार की कंपनियां खरीद बेच कर सकती हैं, ये लिस्टिंग कर सकती हैं ठीक है, खरीद बेच कर सकती हैं, इसमें सभी प्रकार की कंपनियां खरीद बेच कर सकती हैं, यानी इसमें जो ट्रेड है वो कोई भी कर सकता है ठीक है, इसके अंदर जो ट्रेड है वो कोई भी कंपनी कर सकती है, इसके अंदर ट्रेड कोई भी कंपनी आराम से कर सकती है ठीक है, इसकी स्थापना कैसे होती है, एक समिति बनती है एमडी फेवरन समिति, एमडी फेवरन समिति बनी जिसने कहा कि भाई भारत के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज होना चाहिए, तो एमडी फेवरन कंपनी बनती है, एमडी फेवरन समिति, इस समिति की सिफारिश के आधार पर समिति ने सिफारिश की, समिति ने जो भी सिफारिश की रिकमेंडेशन किया, सिफारिश की रिकमेंडेशन रिकमेंड किया उसी के आधार पर आपको एनएससी देखना होगा, उसी के आधार पर आपको एनएससी स्थापित होता है स्थापित, और ये स्थापित हुआ है 1992 में, इसने अपना कार्य करना 1993 से प्रारंभ किया, इसने कार्य करना 1993 से प्रारंभ किया, इसने अपना कार्य करना 1993 से प्रारंभ, इसने कार्य करना शुरू किया 1993 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया ठीक है। एनएससी के मुख्यालय में कोई ट्रेडिंग के लिए विशेष स्थान नहीं है, मतलब ठीक है मतलब इसका मतलब ये है कि इसका मुख्यालय ठीक है वो है तो बॉम्बे है, लेकिन इसके मुख्यालय में ट्रेडिंग के लिए जगह नहीं, बीएसई में ऐसा नहीं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ ट्रेडिंग के लिए पूरा स्पेसिफिक मतलब हिसाब बनाया पूरा हॉल बनाया ट्रेडिंग के लिए जगह दी है, लेकिन एनएससी का हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, उसमें ट्रेडिंग के लिए जगह नहीं है, मुंबई बॉम्बे के अंदर है, बॉम्बे तो एक ब्रिटिश वर्ड है, मुंबई के अंदर कैसे मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर ठीक है। अब भाई मुंबई के अंदर है तो थोड़ा सा और बताओ हाँ एनएससी स्थापित होता है मुंबई के अंदर, और इसके संदर्भ में एक चीज ये भी याद रखना, इसके संदर्भ में एक चीज ये भी याद रखना कि बॉम्बे के अंदर तो ये है लेकिन इसमें ट्रेडिंग के लिए विशेष स्थान नहीं है, इसके अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं जहाँ से इसमें ट्रेडिंग की जाती है, इसके मुख्यालय में ट्रेडिंग के लिए स्थान नहीं है, ट्रेडिंग के लिए स्थान नहीं है, खास स्थान नहीं स्थान नहीं, उसके लिए इसके अलग अलग टर्मिनल ठीक है ठीक है, स्थान इसके मुख्यालय में ट्रेडिंग का स्थान नहीं है परंतु इसमें ट्रेडिंग इसके अलग अलग मुख्यालयों से कंप्यूटरीकृत माध्यम से होती है, इसमें ट्रेडिंग इसके अलग अलग टर्मिनल्स से अलग टर्मिनल से कंप्यूटरीकृत माध्यम से होती है, कंप्यूटरीकृत माध्यम से होती है, माध्यम से होती है ठीक है, मतलब डिजिटल तरीके से होती है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है सर, मैं तो समझ गया ये बात आपने बात करी आपने तो बहुत बढ़िया, इसके अलावा इसमें आएगा, इसके अलावा इसके अंदर इसको निफ्टी 50 बोलते हैं और इसके अंदर कुल कंपनियां कितनी हैं, इसको निफ्टी 50 बोलते हैं सोचना, और इसके अंदर कुल जो कंपनियां हैं वो कितनी हैं वर्तमान में 1500 से अधिक कंपनियां हैं, वर्तमान में 1500 प्लस कंपनियां, लेकिन इसकी 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती है ठीक है, लेकिन इसकी 50 सबसे बड़ी कंपनियां 50 सबसे बड़ी कंपनी बड़ी कंपनियां 50 सबसे बड़ी कंपनीज इसकी 50 सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं, इसकी 50 सबसे बड़ी कंपनीज अपना इंडेक्स निफ्टी में करती हैं, अपना इंडेक्स निफ्टी में करती हैं जारी करती है। अच्छा करती ये भी है, आप ये सोच रहे हो कि ये 1500 कंपनियां अपने इंडेक्स निफ्टी में करती हैं और इन्हीं की वजह से निफ्टी के ऊपर बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से निफ्टी होता है, जिसकी वजह से इंडेक्स निफ्टी आता है, निफ्टी कंपनी की वजह से जिसमें ट्रेडिंग कंपनी सही इसके अंदर 50 कंपनी है ठीक है, लेकिन इसमें टॉप 50 कंपनीज शामिल है, दैट इज निफ्टी 50 केस निफ्टी 50 केस। अच्छा इसमें और बीएसई में क्या करते हैं, बीएसई में क्या करते हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक की खरीद कर सकती हैं, इसमें केवल बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं, केवल बड़ी कंपनियां होती हैं, कंपनीज आती हैं, इसमें बड़ी कंपनियां आती हैं, इसमें सब आ सकता है, एनएससी में सब आ सकता है, आप ये जानते हैं एनएससी में जाके आप भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बीएसई में ऐसा नहीं है ठीक है, नोट करो आगे कोई बात नहीं, अब बहुत क्लासिक चीज आपको देखने को मिलती है, क्या तो यहाँ पर देखने को मिलती है आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन ट्रेड भारत में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए ठीक है, कितने स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं, कितने स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं वो समझिए, भारत में ट्रेडिंग के लिए आपको कितने स्टेप्स देखने को मिलते हैं जी, बात को समझना है आपको ध्यानपूर्वक ठीक है जी सर। सबसे पहले इसमें पहला स्टेप ट्रेडिंग आपको करनी है, पहला स्टेप क्या है, अच्छी पुरानी प्रक्रिया पर बेस्ड है तो बहुत ध्यान से सुनना, पहली प्रोसेस बता दिया शेयर मार्केट में शेयर खरीद या बीच के लिए दलाल का चयन करना होता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से पहले या ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग का आपको बता दिया शेयर की खरीद या बेच, ट्रेडिंग से पहले दलाल का चयन करना होता है, दलाल का चयन करना होता है पता है, इस वाले स्टेप को बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, इंग्लिश में सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, आप एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। अच्छा इसकी दो कंडीशन, पहली बात ये जो ब्रोकर है ये दलाल है ठीक है, ये सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, सेबी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, अब सेबी क्या होगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में आगे बताऊंगा, सेबी एक ऐसी भारतीय संस्था है जो ट्रेडिंग के अंदर होने वाले सभी मामलों को देखती है कि इसमें किसी प्रकार का कोई धांधली ना हो पाए, तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से दलाल का चयन करना होता है, अब ये दलाल है जो इसके अंदर दलाल होता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति भी हो सकता है, ये दलाल एक व्यक्ति भी हो सकता है ठीक है, ये दलाल एक संस्था भी हो सकती है, छोटी मोटी संस्था भी हो सकती है, ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, ये व्यक्ति हो सकती है, संस्था हो सकती है, मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन आपको देखना ग्रो है, ज़ेरो है, एंजल है, कोई चीज मोबाइल एप्लीकेशन से ज़ेरो ग्रो एंजल है, ये ज़ेरो ग्रो एंजल ये सब चीज ठीक है, चलो ये सब चीज अब दूसरा समझिए, दूसरा पॉइंट समझो, पहला आपने सबसे पहले आपने जो है ब्रोकर का सिलेक्शन किया कि वो ब्रोकर आपको कैसे जो है वो ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग करेगा ठीक है, इसका दूसरा स्टेप समझिए, दूसरा स्टेप सर एक बार तो मान लो ब्रोकर ने आपके लिए शेयर खरीद लिया लेकिन उसको रख दिया कार जिम्मे एक मूव है अकाउंट में कौन सा अकाउंट कैसे आना भाई, तो शेयर करने के लिए स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ता है, शेयर्स शेयरों के लिए डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है, डीमैट अकाउंट रखना पड़ता है, तो डीमैट अकाउंट का कंडीशन है भाई, डीमैट अकाउंट भारत में अगर आप खुलवाना चाहते हो तो खुलवानी बोलिए, डीमैट अकाउंट को खुलवानी आप बोलिए, आप एनएसडीएल से खुलवा सकते हैं, सीडीएसएल से खुलवा सकते हैं, सीडीएसएल से ठीक है, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल, सीडीएसएल नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, क्या बताया मैंने, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, डिपॉजिटरीज होगा, डिपॉजिटरी होगा, डिपॉजिटरीज लिमिटेड, सीडीएस सेंट्रल डिपॉजिटरीज डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज प्लीज लिमिटेड लिमिटेड, भाई पैसा कुछ प्रकार चलता है, अगर आपसे कई बार डेफिनेशन पूछी जा सकती है होती क्या है, तो जाकर से नेशनल काम करते हैं, होने के दोनों ही है, आप ये संस्था अलग है और ये संस्था दोनों की दोनों संस्था में बता दूं, सीडीएसएल जो है सीडीएसएल सरकारी संस्था है, एनएसडीएल सरकारी संस्था नहीं है, सिर्फ सरकार के अधीन काम करते हैं, इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट की है लेकिन इनके अंदर वर्किंग प्राइवेट लोग हैं, एक तरीके से कोऑपरेटिव चीजें होती हैं ठीक है, तो दो प्रोसेस तक आप समझिए, इसके बाद तीसरा होता है कि आप आदेश देते हैं ठीक है, तीसरा देते हैं कि आप आदेश देते हैं ठीक है, आप अपने
ब्रोकर को या अपने ऐप के थ्रू खरीद या बेच रहे हैं, आप अपने ऐप के थ्रू खरीद या बेच रहे हैं, आप दलाल के माध्यम से खरीद या बेच रहे हैं, आप दलाल के माध्यम से खरीद या बेच रहे हैं, ठीक है, दलाल के माध्यम से खरीद या बेच रहे हैं, आप दलाल के माध्यम से खरीद या बेच रहे हैं। अच्छा, दलाल के माध्यम से खरीद या बेच आपने यहाँ पर की है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग बाय तथा दलाल या जो भी है, ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे पूरी खरीद नहीं करेंगे, खरीद या बेच का आदेश देंगे, खरीद या बेच का आदेश देंगे, पहले स्टेप में आदेश देंगे। तो यहाँ पे दलाल कोई भी हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, दैट इज आल्सो कैन बी पर्सन एंड दैट इज आल्सो कैन बी मोबाइल ऐप, आप स्टॉक्स वगैरह, ठीक है, मोबाइल ऐप, ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, आपका दलाल जो है उस आदेश को पूरा करेगा, तो दलाल होगा कि आदेश मिलने के बाद उस आदेश को पूरा करेगा और मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करेगा, उसका प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देगा, ठीक है, उसके बाद दलाल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार होगा, पता आदेश को पूरा किया जाएगा और आपको एक प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन दिया जाएगा, आदेश को पूरा करके प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देगा, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देगा, ट्रांजैक्शन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देगा, प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देगा। अभी प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, मतलब प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, आप जब मोबाइल ऐप के जैसे गूगल के बाद पेमेंट करते हो, किसी भी ऐप पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर दूसरे को भेजते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, वही तरीके से एक तरीके का आपका प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, इसी तरीके से ऐप के अंदर जो आप शेयर खरीदते हैं उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आती है, जिसमें आपको लगा होता है कि भाई इसका प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर्स है और ब्रोकरेज नहीं है, उसमें आपको लगता है, इसमें क्या होता है, प्राइस लिखी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं, प्राइस लिखी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं और ब्रोकरेज लिखी होती है, ब्रोकरेज लिखी होती है और ब्रोकरेज लिखी होती है, ठीक है, ब्रोकरेज नहीं दलाली, यानी ब्रोकर ने कितने रुपए ब्रोकरेज लिखी, या अगर ऐप ने किया तो कितना चार्ज लिया, ठीक है, देन उसके बाद आपका लास्ट फाइनल स्टेप पांचवें नंबर का, देन आपको फिफ्थ स्टेप आपको देखने को मिलता है, इस फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, सर इसके थ्रू कोई भी आदेश उसी को पूरा किया जाता है, कोई भी आदेश उसी को पूरा किया जाता है, ठीक है, उसी को यहाँ पूरा किया जाता है, उसको सेकंड में शेयर बाजार में शेयर खरीद बिक्री का अंतिम है, इसमें शेयर विक्रेता डीमैट अकाउंट से खरीदने वाले डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं, इसमें क्या होता है, होता है, इसमें क्या होता है, जो खरीदने बेचने वाले होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, डीमैट अकाउंट ट्रांसफर, सक्सेसफुल डीमैट अकाउंट ट्रांसफर होता है, उसके बाद सक्सेसफुल डीमैट अकाउंट ट्रांसफर, डीमैट अकाउंट ट्रांसफर होता है, डीमैट अकाउंट ट्रांसफर होता है, उसका डीमैट अकाउंट ट्रांसफर होता है, तो ये आपके पांच स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, उसके बाद धीमे धीमे सब डीमैट अकाउंट से डीमैट अकाउंट में शेयर खरीद बेच होता है, अच्छा शेयरिंग ट्रेडिंग का समय होता है, वो बात करने का भाई 9 से लेकर 3 तक आपका शेयर मार्केट होता है, बाद में शेयर मार्केट के लिए समय कितना है, सर 9 से लेकर एएम से लेकर 3 में 9 से लेकर 3 में ये इसका टाइम होता है, लेकिन इसमें बात समझना, इस समय के अलावा की ट्रेडिंग, समय के अलावा ट्रेडिंग कब ट्रेडिंग कहलाती है, अलावा किसी अन्य समय ट्रेडिंग, अन्य समय ट्रेडिंग कब ट्रेडिंग कहलाती है, कब ट्रेडिंग कहलाती है, कब ट्रेडिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, कब ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है, 9 से 3 के बीच में कहलाने वाली ट्रेडिंग कब ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है, इसको नोट करके रखते हैं। बट इसके बाद आपको एक देखने को मिलती है, सर कर्व की स्टाइल क्या है, बेटा KURV है, कर्व की स्टाइल क्या है, KURV, कर्व की स्टाइल होती है, कर्व KURV, कर्व ट्रेडिंग, सर यही प्रोसेस अभी फॉलो कीजिए, ये प्रोसेस अभी भी फॉलो कीजिए, करंट ये प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है, चलिए अब बात को समझिए, अब बात को समझिए बड़े ध्यान से, जी सर, अब यहाँ पे अगला जो प्रोसेस है वो सेबी के बारे में, सेबी के बारे में सेबी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, चलिए सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूतियां विनियामक बोर्ड, विनियामक बोर्ड, भारतीय प्रतिभूतियां प्रतिभूतियां विनियामक बोर्ड, मत बोर्ड, विनियामक मतलब रेगुलेटरी बोर्ड होता है, रेगुलेशन करने के लिए किसी चीज पर, सेबी की स्थापना 1988 में, 1988 में, ठीक है सर, लेकिन इसको वास्तविक शक्तियां कब मिली, इसको वास्तविक शक्तियां कब प्राप्त हुई, वास्तविक शक्तियां कब प्राप्त हुई, इसको वास्तविक शक्तियां कब प्राप्त हुई, उनको एक बार लिखना, वास्तविक शक्तियां कब प्राप्त हुई, बहुत ध्यान से लिखिएगा, शेयर मार्केट विनियामक अधिनियम 1992, शेयर मार्केट विनियामक अधिनियम 1992, शेयर मार्केट विनियामक अधिनियम एक्ट जो है 1992 में, जिसके बाद वास्तविक शक्तियां प्राप्त हुई, ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको वास्तविक शक्तियां प्राप्त हुई 1992 में, उससे पहले बहुत लिखा 1992 में जाके इसको वापस मिली, ठीक है, इसको मेजर पावर्स प्राप्त हुई 1992 में प्राप्त हुई, उससे पहले लिखा था, इसका काम क्या होता है, दो तीन से काम होता है, पहली बात होता है शेयर मार्केट में नियंत्रण करना, शेयर बाजार के कोड ऑफ कंडक्ट को देखना और शेयर मार्केट में ऑडिट करना, तो दो तीन से काम होता है, सबसे पहले शेयर मार्केट में कोड ऑफ कंडक्ट को देखना, कोड ऑफ कंडक्ट को देखना, नियंत्रण करना, किस ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, नियंत्रण करना, ठीक है, शेयर मार्केट में नियंत्रण करना, दूसरा उसका विनियमन देखना, रेगुलेशन देखना, उसका रेगुलेशन देखना, ऑडिट करना एंड रेगुलेशन देखना, शेयर मार्केट ऑडिट करना, पैसा कहां से कहां जा रहा है, शेयर मार्केट ऑडिट करना, ऑडिट करना मतलब लेखा करना, लेखा हिसाब किताब करना उसका, ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग को रेगुलेट करना, रेगुलेट ट्रेडिंग, रेगुलेट ट्रेडिंग और ट्रेडिंग को विनियमन करना, ट्रेडिंग विनियमन, ट्रेडिंग विनियमन करना, रेगुलेशन ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग, ओके, अच्छा बात सुनना, सीबी के अंदर वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है सीबी, दैट इज माधवी पुरी, पहली फीमेल है माधवी पुरी, फर्स्ट फीमेल, सीबी के अंदर फर्स्ट फीमेल भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, सही बात बताइए, ये चीज आपने बताई और हमें चीज को भी ठीक है, सर क्या सीबी हर कंपनी पर नजर रखता है, क्या हर कंपनी ऑडिट को चेक करता है, मेरी कंपनी है सर वो लिस्टेड है, तो क्या मेरी कंपनी को ऑडिट करेगा, सीबी नहीं, सीबी हर कंपनी ऑडिट नहीं करता, सीबी स्पेसिफिकली कुछ चीजों को नोट करता है, जैसे कोई चीज है मान लो कोई कंपनी है तो 500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन लेती है, 500 करोड़ की वैल्यूएशन लेती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो इस माहौल को क्रिएट करता है, ठीक है, इसके अंदर मैं बता रहा हूं है 500 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन वाली, 500 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन वाली कंपनीज का ऑडिट करती है। अच्छा एक बात आप सोचो, एक बात आप सोचो, कि सर सेबी से पहले शेयर मार्केट नहीं था क्या, हाँ सर सेबी से पहले शेयर मार्केट था, तो बेटा सेबी से पहले शेयर मार्केट का नियंत्रण कौन करता था, क्या गवर्नमेंट को करती थी, नहीं गवर्नमेंट कैसे करेगी, गवर्नमेंट का काम तो शासन चलाना है ना, गवर्नमेंट का काम ये सब करने के लिए बैठी, तो सेबी से पहले हम कर सकते हैं क्या होगा, कैपिटल एक्ट ऑफ 1947, कैपिटल एक्ट ऑफ 1947 सबसे पहले भारत जब आजाद हुआ तो जो भी पूंजी बाजार चल रहे थे तो पूंजी बाजार को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल एक्ट 1947 लेके आया, बराबर, ठीक है, इससे पहले भारत में पूंजी बाजार के नियंत्रण के लिए रेगुलेशन के लिए 1947 कैपिटल एक्ट, ठीक है, पूंजी अधिनियम 1947 कैपिटल रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, कैपिटल रेगुलेशन एक्ट, लेकिन कैपिटल पूंजी विनियामक अधिनियम जो था ये शेयर मार्केट के धांधली को नहीं हो पाया, शेयर मार्केट धांधली को नहीं हो पाया, धांधली नहीं हो पाया, शेयर मार्केट की धांधली को नहीं हो पाया, जिसके चलते फेलियर साबित होता है, ठीक है, इसको
सुन बेटा, कैपिटल रेगुलेशन एक्ट इस संदर्भ में उठाया गया पहला कदम था। इसमें 1984 में कैपिटल रेगुलाइजेशन एक्ट लेकर आया गया 1984 में, लेकिन दोनों ही एक्ट फेल हैं। तो मैंने इसे पहले पढ़ा 1947। कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है, इसके बाद कैपिटल रेगुलेशन एक्ट 1984 गया था। तो लोगों को वैसे दिख नहीं रहा। अच्छा बेटा दिखा होगा आपको, ठीक है ठीक है क्लियर। अच्छा इसके बाद शेयर मार्केट के अंदर कुछ चीजें आपको बता देंगे, हमको देखिए बता देता हूँ। इसमें शेयर मार्केट के शब्दावली आपको इसकी फॉर टर्म्स हैं। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, उसके बाद आपको शब्द हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, शेयर मार्केट जैसे सर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट जैसे सर इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर जैसे आपका म्यूचुअल फंड क्या है, क्या म्यूचुअल फंड वास्तविक में सही है, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या एसआईपी क्या है, बी अब्दुल वगैरह ये सब मतलब अदर वगैरह इसकी कुछ अदर वगैरह बस ठीक है, बी अब्दुल ठीक है। और एक आता है बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब डेफिनेशन याद है मुझे, सब याद नहीं आ रहा। मतलब जो किसी कंपनी के शेयर्स की गिरने के ऊपर ट्रेडिंग की जाती है, मतलब उसके शेयर ट्रेडिंग, जैसे अडानी ग्रुप के शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग बड़ा क्लासिक टर्म है, तो बहुत एडवांस टर्म है शॉर्ट सेलिंग। अच्छा अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स का पेपर बना रहा होता और मुझे आपको कुछ क्वेश्चन देने होते शेयर मार्केट में से, तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके चीज़ में, तो मैंने क्वेश्चन देता मैं आपको, तो मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स से क्वेश्चन देता क्योंकि ये हार्ड होते हैं और ये वो सवाल होते हैं जो पढ़ता है बच्चा वही करता है, बेसिक लाइफ की चीज़ों को समझता है वही करता है। जैसे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, मैं जरूर पूछूंगा, शॉर्ट सेलिंग ठीक है। अभी जो अडानी का केस चला ना इंडियन के साथ, अडानी ने तो इंडियन ने क्या किया, अडानी के शेयर्स के ऊपर शॉर्ट सेलिंग लगाई, अडानी शेयर लेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो एक तरीके से वो क्या कैप्चर करने की कोशिश की, मैं अडानी के बारे में चाहूंगी शॉर्ट सेलिंग करूंगी, पैसा कमाऊंगी, कमाया उसने। वो तो बाद में अमेरिका कोर्ट ने उसके ऊपर बहुत बड़ा चार्ज लगाया, उसने चाइना की कंपनी से कैसे किया था। अच्छा आदित्य सर मेरा जीनियस कोई है बहुत कमा देता है, इससे कोई क्या करोगे आप, नहीं कर सकते। देखो मैं झूठा नहीं दे सकता कि बढ़िया वाली बात करना ये करना वो करना नहीं भाई, सीधी बात ये सोच आपको ध्यान रखने की कोशिश है, आपका जहां कहीं और भी ध्यान ध्यान कीजिए और ध्यान सारे सारे फोकस कीजिए तो आपका पैसा जरूर जाएगा। ठीक है भाई, वही सलाह है उम्मीद है क्या सलाह दोबारा आज दोबारा नहीं पाएंगे, कल नहीं पढ़ेंगे क्लास थोड़ी सी, कल ऑफलाइन कुछ ज्यादा क्लास ले ली मैंने। एक तो ऑफलाइन में सिर्फ बहुत स्पेसिफिक चीज होती है, मतलब सिर्फ कोई खास होता है तो बड़े से सॉरी कुछ भी वो नहीं पढ़ा मैं बड़े से मैं एक टॉपिक समझाता हूं जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है वो कॉन्सेप्ट जानने के लिए और वो कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझ लीजिए, ठीक है टाइम क्लास वीडियो बहुत ज्यादा ठीक है, तो मैं करती हूं थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। अरे मतलब हवा की वीडियो है प्रॉब्लम है, बाकी भाई ऐसे करना ठीक है। बाकी मैं आपसे बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ, आप लोगों में से मेहनत तब तक जारी है, सोते नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये चीज आपको याद रखनी है, मैं करेंगे सिखा से कल आप सुनना करेंगे, तब सादा कुछ सभी आप हूं इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक कंप्लीटली आपको देखने को मिलेगी, हम जिस कॉन्सेप्ट और डिस्कशन करते रहते हैं। ओके चलिए अब मैं आपको डिस्कस करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम क्या स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करें तो शेयर मार्केट का कुछ हिसाब शेयर मार्केट का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, देन शेयर मार्केट कंप्लीट करने के बाद आज इंडस्ट्री शुरू करें, आज इंडस्ट्री शुरू करें क्योंकि आपके चैप्टर में वो इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ये बचा हुआ टॉपिक एंड देन आपका टॉपिक बचा हुआ है दैट इज रिमेनिंग एज इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज, ठीक है। और ये चैप्टर है आपके ये कंप्लीट करेंगे आज इंडस्ट्री कंप्लीट मतलब एग्रीकल्चर कंप्लीट देन आपका इंटरनेशनल नेशनल एजेंसीज का साइड को करेंगे, हम ये स्टार्ट करेंगे इशू भी इसको करेंगे। शेयर मार्केट का कुछ चीजें बता रहा सबसे पहले शेयर मार्केट कहां पे हमारी बात करते हैं पूंजी बाजार, पूंजी बाजार ये दो अलग होता है, एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी होता है उसी का हिसाब है सेकेंडरी का शेयर मार्केट जो प्राथमिक होता है आपके आईपीओ है एफपीओ है ये चीज आपको देखनी होती है, ठीक है। बाकी शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज ये सब उससे क्या होती है वो सारी चीजें आपको बता दूंगा कल आपको सामने आपने कर दिया आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में मैं बताऊं आज की क्लास में क्या कुछ मैसेज शेयर मार्केट की वो क्या होती है, शेयर मार्केट की शब्दावली होती है शब्दावली, ठीक है। कुछ टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में बात करने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले काफी इजी लीड हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड बड़े आसानी से आप समझ लेंगे वो म्यूचुअल फंड ये चीज आपको इसलिए आसानी से होता है जो इसका काम करना तो व्हाट म्यूचुअल फंड when an organization take small amount from many investors, when an organization take small amount from many investors and invest it in a big project that is called mutual fund, ठीक है। ऐसी संस्था जो छोटी-छोटी निवेशों से पैसा लेकर शेयर मार्केट में लगाती है तब क्या म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड क्या होता है जिसमें बहुत सारे लोग कॉमन मैनेज कॉमन की बात करें बेटा, ये कॉमन मैनेज की बात करें कॉमन म्यूचुअल फंड कॉमन तो when an organization take a small amount from many investors and put that money or invest that money in a specific share scheme bond and ठीक है इसके लिए that is called mutual fund, okay सर। मतलब ये बात ये जैसे ये बड़ी कंपनी, ठीक है ये एक बड़ी कंपनी, ओके सर। अब इसको क्या इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, इसको इन्वेस्ट करना है इसमें, इन्वेस्ट करना कंपनी में, कंपनी में इन्वेस्ट करना है बताओ सर कितने इन्वेस्ट करना है, 2 करोड़ 7 करोड़ ठीक है 7 करोड़ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब इसके पास अवेलेबल कितने 2 करोड़ 5 करोड़ कहां से जाएगा, उन्हें 5 करोड़ है ये बाकी लोग से लेगा, बाकी लोगों को क्या फायदा, देखो जब ये 7 करोड़ इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटर्न मिलेगा 10 करोड़ 10 करोड़ रिटर्न मिलेगा, तो भाई 2 करोड़ का जो इसका इन्वेस्ट आएगा वो इसमें अपने इंटरेस्ट लेगा अपने इंटरेस्ट लेगा और सर जो 5 करोड़ लोग इन्वेस्ट इनका इंटरेस्ट मिलेगा सामूहिक तौर पर पैसा बांट खाते हैं ब्याज पैसा बांट खाते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड म्यूचुअल फंड। इसकी शुरुआत यूके से होती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में होती है। तो भाई पहली म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है, दिस इज फर्स्ट म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है म्यूचुअल फंड, पहली म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा आम आदमी लेते हैं पता है इसमें 2% की दलाली ब्रोकर्स की होती है, ब्रोकर्स होते हैं डायरेक्टली कंपनी से नहीं होता, बीच में आपके ब्रोकर्स होते हैं जैसे आपके ऐप्स होते हैं जो आपके ऑनलाइन ऐप्स होते हैं ऑनलाइन ऐप्स इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो आपसे ब्रोकरेज दलाली देते हैं 2% की, समझ में सर मैंने तो दोनों से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, अच्छा 2% की दलाली देगी ठीक आपको दलाली पे आपको बोल देता है अच्छा 10 से 20% के रिटर्न के अवसर रहते हैं और इसके अंदर मेरे लिए देखा जाता है कि निश्चितता जो है वो नहीं होती, निश्चितता इसमें नहीं होती। क्या पता सामने वाली कंपनी जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया है वो कंपनी भाग गई या ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो अभी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो ऐसे नहीं आपकी श्योरिटी आपको नहीं मिल पाएगी, तो ये बैंकरप्ट हो गई 10 करोड़ रिटर्न नहीं मिल पाएगा 10 करोड़ रिटर्न नहीं मिल पाएगा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो ये पूरी तरह आपको देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको देखने को मिलती है आई गेस आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, समझ में ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इससे म्यूचुअल फंड समझ सकते हो। इससे अच्छा एग्जांपल आज तक क्लियर नहीं हुआ इसमें मैंने आपको आगे दिखाया आपको जी सर समझ में आ गया है तो बताओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ सिर्फ बताओ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ एसआईपी मेरे तरीके करना है अच्छा स्वयं हल्के से वो ज्यादा क्लासेस और मौसम चेंज हुआ है ना उसकी वजह से समझ में ठीक है। नेक्स्ट मार्केट से बारे इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको बोलते हैं संरचनात्मक निवेश पद्धति, संरचनात्मक निवेश पद्धति, निवेश प्रणाली को पद्धति पद्धति ठीक है। इसमें संरचनात्मक पैसे लगाना ठीक है। जैसे यह भी निवेश तरीका जिसमें संरचनात्मक पैसे को एक अंतराल पर जमा करते हैं सिर्फ आपकी वीडियो हो सकती है मंथली हो सकती है या ईयरली हो सकती है या वीडियो हो सकती है मंथली हो सकती है या ईयरली हो सकती है एक तरीके से आरडी करना आरडी ठीक है आरडी होती है वो इसके अंदर होती है रिकरिंग डिपॉजिट जैसे एग्जांपल आरडी होती है उसी एग्जांपल आरडी और रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा इसी का हिसाब आवर्ती जमा बेटा रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा होती है इसी का हिसाब और अगर रिकरिंग
डिपॉजिट आप देखते हैं परफेक्टली साइज है, इसमें आपको निश्चित समय के बाद पैसा डाला जाता है, बाद में उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट लगते मिलता है। इसकी शुरुआत 500 रुपए से करते हैं, 8 से 10% इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिटर्न आपको मिल जाएगा, इसमें आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, इसमें आपको रिटर्न 8 से 10% मिलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट को ज्यादा मिलता है, इसलिए समान करके श्योरिटी ज्यादा होती है, 50% तक भी आपको पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको 50% तक भी रिटर्न मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, सारी डिपेंडेंसी आपने इन्वेस्ट किया, सारी बातें आपने इन्वेस्ट किया एंड देन आपकी किस्मत कैसी है, ठीक है, चलिए, ठीक है, जी, गर्म पानी, हाँ सर, गर्म वापस गर्म अर्जुन आ गया भाई, चलिए, चलिए, सूरज कैसे लेट हो गया, मैं आपको देखिए, मैं कुछ बात देख रहा था, अच्छा, क्या देखा उसमें, अच्छा, ये मैंने देखिए, उसके बाद पॉइंट देखिए, स्टॉक मार्केट की कुछ शब्द देखिए, बड़ी सिंपल समझेंगे, ठीक है, तो इससे स्टॉक मार्केट के शब्द एक बोलता है, तेज होता है, सर जो मार्केट में तेज होता है, निवेश करने में जोखिम लेता है, ठीक है, हु इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग मार्केट, हु इज रिस्पांसिबल फॉर हाई इन मार्केट, फॉर हाई इन मार्केट, ठीक है, तो एक रिस्क इन्वेस्टमेंट और इसके इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट ज्यादा बना देता है, ये प्रॉफिट ज्यादा बना देता है, इट मेक मोर प्रॉफिट, इट मेक मोर प्रॉफिट, इट मेक प्रॉफिट मोर एंड रैपिड, ये प्रॉफिट ज्यादा भी आता है, जल्दी बनाता है, लेकिन इसके ऊपर रिस्क होता है, ज्यादा होता है, लेकिन हाई रिस्क है, आपके पास बुक भी सकते हो, अगर आप बुक सकते हैं, आपके पास बुक भी सकते हैं, बुल फाइन, ठीक है, याद रखना, देन ये होता है, ये मतलब होता है, जो मार्केट में होता है, ये निवेश करने में जोखिम नहीं लेता, ये सेफ रहता है, सेफ रहता है, ठीक है, ये मार्केट में होता है, मार्केट में होता है, क्योंकि मार्केट में होता है, इससे फायदा होता है, क्योंकि इसका जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, इसमें प्रॉफिट देरी से बनता है, इसमें प्रॉफिट आपको देरी से बनता है, प्रॉफिट लेट, प्रॉफिट बहुत लेट बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर रिस्क लो है, लो रिस्क, प्रॉफिट लेट बनता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत होता है, गेट एज, जब सरकार के द्वारा सरकारी बॉन्डों को मार्केट में उतारा जाता है, ताकि सरकार मार्केट से पैसा उठा सके, व्हेन गवर्नमेंट रिलीज इट्स बॉन्ड, दैट्स व्हाट गेट एज, व्हेन गवर्नमेंट रिलीज इट्स बॉन्ड इन मार्केट, इट्स बॉन्ड्स इन मार्केट टू टेक मनी, दैट्स व्हाट गेट एज, ये गेट एज कहलाता है, बायबैक, जब कंपनी द्वारा अपने शेयर्स को खरीदा जाता है, दैट इज गेट एज, इसके ऊपर लगने वाला टैक्स होता है, वो पेवोलियन टैक्स कहलाता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, पेवोलियन टैक्स होता है, वो कंपनी द्वारा अपने शेयर्स को खरीदा जाता है, तो पेवोलियन टैक्स वो लगा दिया जाता है, जब टैक्स बढ़ाता है, मैं आपको बाय होता है, व्हेन अ कंपनी बाय इट्स ओन शेयर्स, ऐसा कंपनी करती है टू मेक रेट्स हाई, टू मेक रेट्स हाई, अपने ही रेट्स के शेयर को हाई करने के लिए वो ऐसा करती है, शॉर्ट सेलिंग, शेयर मार्केट धन को निवेश करने की एक ऐसी स्थिति जिसमें सामने वाले शेयर की कीमत कम होने पर मुनाफा, शॉर्ट सेलिंग मतलब मेरे लिए क्या होता है कि किसी शेयर की कीमत बढ़ती है तो फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग का ऑपोजिट होता है, इसके अंदर अगर सामने वाले के शेयर की कीमत गिरेगी, कीमत कम होने पर मुनाफा होता है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, बॉन्ड क्या होते हैं, सरकारी होती है, गवर्नमेंटल आपकी सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, वो आपके बॉन्ड कहलाते हैं, शेयर की बात करूं तो किसी कंपनी के हिस्से का पांच होता है, डिबेंचर, डिबेंचर ऑफ कंपनी, डिबेंचर ऑफ कंपनी होता है, डिबेंचर ऑफ कंपनी, डिबेंचर ऑफ कंपनी होता है, दैट इज कॉल्ड शेयर, बॉन्ड क्या होता है, सरकारी होती है, सिक्योरिटीज, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट समझ रहे हैं, एक ही बार में शब्द बिल्कुल क्लियर यहां से स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें आपके लिए मोहन है, बताइए, समझ में बात, फटाफट नोट हो गया, हाँ, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, जी सर, आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर को, जैसे मैंने बताया कि आज की क्लास के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे, तो भाई यहाँ पे आपके स्टॉक मार्केट बहुत कंप्लीट होता है, मुझे पता है, शेयर मार्केट दैट इज कंप्लीट, इसके शब्दावली बड़े आपको कंप्लीट कर दिया, ठीक है, नाउ मैं इंडस्ट्रीज बारे में स्टार्ट करूंगा, आई एम स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज का एक समझ लीजिए, इंडस्ट्रीज होती है, बहुत प्यारा समझाऊंगा, इंडस्ट्री, उद्योग है, औद्योगिक विकास, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यह एक वेबसाइट की तरह है, दिस इज ए ट्रेड प्रोसेस, जिसमें उसको उत्पादन होता है, वह उद्योग कहलाता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इट्स ट्रेड, इज कॉल्ड इंडस्ट्री, ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन बढ़िया, आगे देखते हैं, यह बस नहीं, क्योंकि तैयार करना दो प्रकार की होती है, अब देखो आपको याद होगा टाइप ऑफ गुड्स आपको मैंने पहले ही लिखा दिया, टाइप ऑफ गुड्स मैंने आपको पहले लिखा दिया, तो उसके अंदर मैं लास्ट में आपको लिखा रहा था, तो मैंने इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर तीन प्रकार की अलग अलग वस्तुएं बताई, इसमें दो ही प्रकार की, कंज्यूमर और कैपिटल, मैंने तो इसके अंदर आपकी इंटरमीडिएट गुड्स लिखी है, तो आपको कंज्यूमर गुड्स बताया और कैपिटल गुड्स बताया, इवन आपको इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया, जो इंटर गुड्स के बीच का काम होता है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती गुड्स, तो सबसे पहले मैंने आपको कंज्यूमर गुड्स बताया जिनका उपयोग सीधे तौर पर उपभोक्ता किया जाता है, गुड्स दैट यूज्ड बाय द कंज्यूमर, गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, ये गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा यूज की जाती है, वो क्या कहलाती है, कंज्यूमर गुड्स कहलाती है, कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, है जी, एग्जांपल है फूड, कपड़ा, लकड़ी गुड्स, इस वाला खरीदने के लिए आपने खरीदा क्या उसका उपयोग होता है, दैट्स व्हाई इज कंज्यूमर गुड, ठीक है, दूसरी प्रकार की वस्तु कैपिटल गुड, वे वस्तुएं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, गुड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अनदर गुड्स, गुड्स दैट आर यूज्ड टू मेक अनदर गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो दूसरी वस्तु को बनाने के काम आती है, वो क्या कहलाती है, सभी कैपिटल गुड्स कहलाती है, ठीक है, जैसे मशीन, प्रिंटर्स, उपकरण, apparatus, उपकरण apparatus, तो इससे हम क्या दूसरी वस्तु बनाते हैं, वही चीज आपकी पूंजी कैपिटल गुड्स कहलाती है, दो प्रकार की वस्तु उद्योग में दो प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, एक उद्योग में बनाई जाती है कंज्यूमर और एक उद्योग में बनाई जाती है कैपिटल, तो मेजरली हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स की बात करेंगे इन इंडस्ट्री, अगर हम इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, नोट करिए आगे, बनानी जरूरी है, यही सब आप समझ पाएंगे, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें इन उद्योगों को चलाने के लिए गवर्नमेंट को अपने अधीन करना है, तो इन उद्योगों को अपने अधीन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी पॉलिसीज जो है लेकर आई है, उन पॉलिसीज को समझिए, भारत में उद्योगों को विनिर्माण का विनियमित करने के लिए, भारत में उद्योगों का काटा से, भारत में उद्योगों में विनिर्माण का इंडस्ट्रीज, उद्योगों में विनिर्माण का विनियमित यानी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पहली बार औद्योगिक नीति आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई, पॉलिसीज लेकर आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे काम करती है, 1948 में पहली औद्योगिक नीति लेकर आई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1948, तो आपसे एक बात पूछा जाता है कि भारत के अंदर पहली बार मार्केट में पहली बार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी आई है, दैट इज 1948, एक बच्चा पूछा सर इकोनॉमिक्स में कितनी क्लास और चलेगी बेटा, इकोनॉमिक्स के अंदर अब मात्र एक क्लास और चलेगी आज की बात, देन आपकी सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है बेटा जी, आज की क्लास में एक क्लास और बस, अब देखो तो भाई भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है, जैसा कि हम जानते हैं, तो विदेशी निवेशों पर पूर्ण प्रतिबंध था, अब मतलब ये क्या है, भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है, इसको ऐसे ब्रेक करो, भारत में अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की है वर्तमान में, वर्तमान में कंट्री ऐसा है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के समय एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बात के अंदर क्या है, जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इस पर पूरी तरीके से रोकती, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इस पर रोकती, प्रोहिबिशन रोकती, एम्बार्गो, प्रोहिबिशन है, और ये स्टार्ट कहाँ होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, सभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है वो कब होता है,
तो 1975 में आपके फेयर एक्ट हुआ 1975 फॉरेन, ठीक है, फेयर एक्ट नहीं पढ़ा 1975 में फेयर एक्ट आया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी 1975 में आया था और उसके तहत आपको देखने को मिला था कि भाई भारत के अंदर जो विदेशी निवेश आने लगा, जिसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो मिश्रित प्रकार की हो गई। उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी प्रारंभिक इकोनॉमी थी हमारे प्रारंभिक तो स्वतंत्रता के समय एट टाइम यानी 1947 के आसपास बहुत ही सामाजिक इसी तरह आपको पहले भी बताई थी रशिया को फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा जैसे हमारी जो स्थिति वैसी थी। अब माइक्रो इंडस्ट्री व उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1948 की जो पहली औद्योगिक नीति लाई गई 1948 पहली औद्योगिक नीति पहली औद्योगिक नीति लेकर आई गई पहली औद्योगिक नीति लेकर आई गई वो आगे पहली बात तो उद्योगों को इसमें चार कैटेगरी में बांटा गया उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया उद्योगों को चार कैटेगरी में बांटा गया वो चार कैटेगरी कैसी सब पहले केंद्र सरकार के अधिकार के कुछ इसके अंदर केंद्र सरकार के अधिकार आपसे पूछा जाएगा 1948 की पहली औद्योगिक नीति पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस आधार पर उद्योगों को बांटा गया उद्योगों को बांटा चार कैटेगरी पहली केंद्र सरकार दूसरी सरकार तीसरी सरकार के द्वारा नहीं सरकार के द्वारा नियमित कितना सरकार के द्वारा रेगुलेशन होगा और इसके अंदर कार्य प्राइवेट होगी निजी क्षेत्र की होगी ठीक है मतलब और उसके बाद निजी क्षेत्र होगा बेटा मैं इस चीज को नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं इसको नेक्स्ट वीक एक्सप्लेन करूंगा 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक है इसके अंदर उद्योग जो है हमारे भारत का उद्योग इसको चार कैटेगरी में बांटा गया अच्छा इसके अंदर मीडियम हमारा फोकस वो कहां पे था माइक्रो इंडस्ट्रीज पर फोकस किस पे हमारा फोकस माइक्रो इंडस्ट्री लघु उद्योग पर लघु उद्योग पर लघु उद्योग पर इसके अंदर कैटेगरी बनाई इसके अंदर चार कैटेगरी बनाई चार कैटेगरी कैसे सबसे पहले तो सेंट्रल ठीक है सेंट्रल बनाई यानी केंद्र सरकार के पास थी परमाणु वगैरह केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार के पास स्टेट वगैरह राज्य सरकार के पास कुछ आपकी कॉर्पोरेटिव थी सरकारी एंड कुछ आपकी निजी थी प्राइवेट इंग्लिश वाले सेंट्रल स्टेट कॉर्पोरेटिव एंड निजी बोलते हैं प्राइवेट अब इसका एक्सप्लेनेशन अलग कैसे करेंगे तब इस वाले में होता है केंद्र सरकार कंट्रोल इसके अंदर राज्य सरकार कंट्रोल कॉर्पोरेटिव के अंदर होता है इसका ओनर गवर्नमेंट ठीक है और ओनर के साथ मालिक तो है मालिक गवर्नमेंट है प्लस इसका विनियम विनियम कौन करेगा रेगुलेशन कौन करेगा सब रेगुलेशन करने का काम वो भी गवर्नमेंट करेगी लेकिन इसको चलाएगा कौन चलाने का काम वो प्राइवेट लोग करेंगे चलाने का काम कौन करेगा वो सब प्राइवेट लोग करेंगे प्राइवेट निजी लोग जैसे एग्जांपल के लिए होता है ट्रैवल होता है ट्रैवल जैसे आप देखो ना यूपीएसआरटीसी ठीक है यूपीएसआरटीसी होता है वो कि भाई सरकार की बसें चला प्राइवेट लोग चला तो प्राइवेट लोग प्राइवेट कंपनी में सेंटर मजबूती काम ये सेंटर अब आप परमाणु रेलवे आपके सरकार के पास जहाज विमान निर्माण कोयला आपके पास निजी के पास हो गया अपना और कंपनी निजी के पास जैसे कॉटन कॉटन रिफाइंड सीमेंट ये सब रिफाइंड इंडस्ट्री सीमेंट ठीक है आयरन सीमेंट स्टील फर्टिलाइजर ये सब के पास ठीक है तो मैं यहाँ पे चार इंडस्ट्रीज के प्रकार से नोट करना है भाई जो समझ आ रहा है देन आगे अपनी इंडस्ट्री पॉलिसी को नेक्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में बात करें ये इंडस्ट्री पॉलिसी जरूरी नहीं क्योंकि काफी पॉलिसी है 1948 में इंडस्ट्री पॉलिसी से ज्यादा चेंज नहीं पाई और फेलियर साबित हुई इंडियन इकोनॉमी के लिए उसके बाद नई नीति लाई 1956 में नेक्स्ट आपकी औद्योगिक नीति में इससे सवाल एग्जाम में एग्जाम इंपोर्टेंस काफी ज्यादा बेहतर है एग्जाम काफी अच्छे होता है कि भारत के 1948 की पॉलिसी फेल हुई उसके फिर भारत के पॉलिसी लेके आई 1956 हालांकि इसमें बहुत संशोधन हुए 73 इसमें कई बार संशोधन हुए क्योंकि काफी अच्छे लगे इसमें कई बार संशोधन हुए 1973 77 अब औद्योगिक नीति जो आपको देखने को मिल गया औद्योगिक नीति सेंटर इसके अंदर भारतीय इंडस्ट्री को तीन सॉर्ट हो गया इसमें भारत की उद्योगों को तीन कैटेगरी में तोड़ दिया उद्योगों की तीन श्रेणियां बनाई तीन श्रेणी बनी यानी तीन कैटेगरीज बनी ठीक है ये सवाल कितनी कैटेगरी बनी 1956 के अकॉर्डिंग इसमें पहली कैटेगरी श्रेणी फर्स्ट श्रेणी सेकंड और श्रेणी थर्ड श्रेणी फर्स्ट में जो चीजें आती हैं वो कंप्लीटली सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र इसके अंदर आने वाली इंडस्ट्री की सरकार इसके अंदर टोटल इंडस्ट्री इसके अंदर टोटल 12 इंडस्ट्री और इसके अंदर शेष बची जितनी बची अगर मैं आपको ये तीन सेक्टर बोलते हैं पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र इसको बोलते हैं सरकारी सब कुछ सरकारी ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मिक्स्ड सेक्टर इसके अंदर इसको बोलते हैं मिश्रित क्षेत्र इसके अंदर माहौल ये बना कि आधे लोग इसके अंदर बनाएंगे भाई पब्लिक वाले आधे इसके अंदर पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही मिलेंगे और उनमें फर्क इंडस्ट्री वाली थर्ड आपको देखने को मिलता है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा निजी क्षेत्र निजी क्षेत्र ठीक है निजी क्षेत्र अब निजी क्षेत्र के अंदर अब ध्यानपूर्वक देखिएगा इसके अंदर आप याद रख सकते हैं निजी क्षेत्र के अंदर कि ये कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर ठीक है ये कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर है इसके अंदर अधिकार है कार्य है उसका सब प्राइवेट किया है तो इसमें तीन प्रकार की श्रेणियां बनी हैं एकदम पूछा था कितनी श्रेणियां बनी हैं क्या है कैसे है ठीक है अच्छा इसमें सेक्टर चलो कोऑपरेटिव होता है जो कोऑपरेटिव एडिशनल होती है इसको कोऑपरेटिव सेक्टर भी बोलते हैं जो एडिशनल ठीक है एक बार कितना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन कैसा सकता है बच्चे कहना क्वेश्चन कैसे समझते हो मुझे लगता है 1956 के आधार पर कितनी इंडस्ट्री थी पहली श्रेणी क्या थी सरकारी सेकंड क्या थी कोऑपरेटिव सहकारी ठीक है सरकारी सहकारी तीसरी क्या थी निजी श्रेणी में कितनी इंडस्ट्री आती है श्रेणी दो में ठीक है सही बात है श्रेणी 3 के अंदर जितनी कंपनी आती है उनको सरकारी निजी क्षेत्र ऐसा आगे बढ़ते हैं उसके बाद के 1990 बनी थी ये काफी खास है बहुत बड़ी समझ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1990 भारत की औद्योगिक नीति में क्या भारत एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब बच्चे उन्होंने काफी प्रश्न 90 साल में ये चीज आपको बता दिया इसकी गाड़ी जैसा सभी बताया इसके पीछे रीजन क्या है यूएसएसआर का विभाजन हुआ यूएसएसआर का विभाजन हुआ जिससे विश्व भर में मंदी आई जिससे विश्व भर में मंदी आई और विश्व भर में मंदी आई तो वो मंदी भारत को करेगी जिससे भारत के अंदर स्थिति बनी उस समय जो हमारे नियंत्रण में पीएम से फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और फाइनेंस मंत्री थे तो इस इंडस्ट्रियल नीति के तीन मुख्य objective पहला लिबरलाइजेशन लागू करना हमारे उद्योग लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म कर दिया ठीक है खत्म कर दिया उद्योग के लाइसेंस अनिवार्य कर दिया बाकी आप ठीक है जो इंडस्ट्रियल 1980 में एक्ट आया था उस आधार में जितने भी ऐसे उद्योग थे उस सभी के लाइसेंस अनिवार्य था बाकी कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है इस कारण से विदेशी कंपनी भारत में विदेशी कंपनी भारत में अधिक भारत में अधिक देन अदर प्राइवेटाइजेशन इसमें सरकार के द्वारा कुछ कंपनियों को निजी स्वामित्व को सौंप दिया गया सर इसका मतलब क्या है देखो बेटा हालांकि पूरी चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 लेकिन बता दिया कि इसका मैं आपको बताऊंगा प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट को आगे फायदा कुछ कंपनियां को प्राइवेट जैसे आज भी किया पहले इंडिया का आगे टाटा कंपनी का पहुंच है तो वो भी प्राइवेटाइजेशन है व्हाट इज दैट दैट इज प्राइवेटाइजेशन जो है ठीक है तो ये गवर्नमेंट को फायदा होता है तीसरा होता है ग्लोबलाइजेशन इसमें भारत का स्तर बढ़ना ग्लोबली भारत का स्तर बढ़ जाएगा यानी अगर विश्व में किसी चीज के रेट चेंज होगा तो इंडिया भी चेंज होगा बड़ा इंडिया भी इससे क्या होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इससे विश्व में फायदा होगा इंडिया को इससे नुकसान भी होगा विश्व में फायदा होगा लेकिन फायदा होगा अगर आप अपने विश्व अर्थव्यवस्था से हटा करते हैं कहीं नहीं तो पीछे चले जाएंगे एग्जांपल के लिए नॉर्थ कोरिया के अंदर डेवलपमेंट वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में इसके अलावा किसी भी सेक्टर में नॉर्थ कोरिया डेवलपमेंट नहीं है रीजन कि वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्रियल चीजों से जुड़ा नहीं है ठीक है ठीक है चलिए ऋषि कैसे मैं नोट ले रहा हूं ऋषि मेरा भाई नोट ले आराम से ठीक है चलो
कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे लगता है आपको किसी प्रकार की यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई तो आप बता सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। भाई बना ले। हाँ भाई, वो डेस्क पे क्लिक करना। खाना खाने का भाई एक बजे का सोच रहा हूँ। वो गले में ठीक है, नोट करिए ये चीज मैंने बताई आपको। यहाँ इसके बाद आपकी कोई इंडस्ट्री पॉलिसी ऐसी है जिससे हमारे भारत के अंदर काफी कुछ इम्पैक्ट पड़ा, काफी कुछ इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद भारत के अंदर आपको देखने को मिलते हैं उद्योग इन सेक्टर्स इंडस्ट्री से बात अच्छा स्क्रीनशॉट लेंगे ये लो स्क्रीनशॉट। ये चीज मैं इसीलिए इससे थोड़ा सा रैपिडली चीजों को कंप्लीट करा। ठीक, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है भारत में उद्योग यानी सेक्टर्स, उद्योग सेक्टर यानी इंडस्ट्री सेक्टर्स। इंडस्ट्री सेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। अपनी इंडस्ट्री सेक्टर से बात करते हैं। तो भारत में उद्योग सेक्टर सबसे अधिक योगदान करते हैं। ठीक है, अब भारत में तो आपके कोर सेक्टर में 8 करोड़ नहीं है, 8 कोर सेक्टर है। ये 8 कोर सेक्टर इंडिया के आपको देखने को मिलते हैं। कितने सेक्टर इंडिया के आपको देखने को मिलते हैं? ठीक है, 8 कोर सेक्टर इंडिया के आपको देखने को मिलते हैं। 8 कोर सेक्टर्स, 8 कोर सेक्टर इंडिया में। ठीक है, यदि भारत में वितरण क्षमता के आधार पर घटते कम लगे, ठीक है, यदि हम भारत में वितरण या क्षमता के आधार पर घटते कम लगे तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारत की कौन सी रिफाइनरी? तेल शोधन भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। देन बिजली का उत्पादन है, देन स्टील का उत्पादन है, देन कोयला, देन कच्चा तेल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, बायोगैस, देन सीमेंट उत्पादन, देन फर्टिलाइजर एंड विद्युत उत्पादन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, स्टील डेवलपमेंट, कोल डेवलपमेंट, कोल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। इस तरीके से क्रम बताया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां एंड आठवां। ये 8 नाम है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है हमारे यहाँ? ठीक है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिफाइनरी, सबसे छोटी इंडस्ट्री कौन सी है? ठीक है, ऋषि ऋषि कैसे आपको देखो ना समझ ऋषि आप तेज करो। ठीक है, आज की हालत में मैं कभी इंडस्ट्रीज बोलूंगा और कल मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा तेज होगा साइड से। और कल आपकी कंप्लीट होने के बाद और भाई आपके करंट अफेयर्स सेशन बाद में की थी मैंने उसको प्लान कर लिया है और उसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। कोई देरी नहीं होगी, जितनी भी चीजें थी वो कंप्लीट हो गई। आपकी जो क्लास है इकोनॉमिक्स बोलिए कंप्लीट हो गई। एक लास्ट चैप्टर जिसके अंदर एग्रीकल्चर वो थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में बताया जमीन मार्केट इस कंपनी होती है क्या होती है। कल पहले 10 मिनट के अंदर जमीन मार्केट कंप्लीट कर ली, नवरत्न जमीन मार्केट और उसके बाद एग्रीकल्चर कंप्लीट। ठीक है ना, इस तरीके की सारी चीजें आपकी कल हो जाएंगी। देन हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर मैं एक रेगुलर सेशन लूंगा, वो सेशन होगा। ठीक है, संडे को छोड़ सैटरडे में सेशन लूंगा जिसके अंदर मैं प्लान इस प्रकार से करूंगा कि आपका रिवीजन का सब सब्जेक्ट होगा जीएस होगा। ठीक है, जो पढ़ाते हैं आपको और इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स स्टडी करके अलग से प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपके अंदर खुद के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई बिल्कुल करूंगा। अभी ये चीजें कैसे नहीं आपकी आज की क्लास बता दीजिए। आपको कहना है कुछ आपको सब्जेक्ट का पूछ सकता है बताइए कुछ कहना है आपको बताओ फटाफट बताइए। अगर आपने किसी चीज को कहना तो बता दीजिए सही कहना है वो कहना समझ में आ रहा है बिल्कुल। ये स्पेशल रिक्वेस्ट किया है आप लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया उस चक्कर में ठीक है ना क्या करना ये मैं भी तो आप लोगों की जितना कर सकता हूँ उतना करूँ। मेरे पास में फ्री होता है फ्री होता है उसमें क्लास होती है आप लोगों को रेडी करना। ठीक है, मैं इसी प्रकार से पढ़ने आगे बढ़ेंगे आप लोगों के साथ मैं चाहता हूँ आप लोगों का सेक्शन चीज बहुत अच्छी होगी इस उम्मीद में आपके साथ मैं तब तक सारा सोचने धन्यवाद। कुछ बताइए आपका अगर कुछ बताइए तो आपसे पूछना इंडस्ट्रीज को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रीज को अपनी कंप्लीट करा रहा हूँ इसमें एक चीज मिसिंग है। ठीक है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ये आपकी स्टार्टिंग में हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग सिलेबस में ये चीज स्टार्ट करके नोट्स वगैरह मिलवा दिया। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा बट ना पाओगे ठीक है इतना आसान है आप लोगों के लिए। तो सर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आपका इंडस्ट्री एग्रीकल्चर तो आप इंडस्ट्री आप कंप्लीट करते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी बाकी जैसे मैंने कहा था एग्रीकल्चर की क्लास होगी कल टाइम होगी ये मुझे नहीं पता होगी। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में बात करें हल्का सा छोटा सा एग्रीकल्चर वाले ना आंसर कल की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पर बात कर ली कि भारत में कुल 8 सेक्टर्स हैं। 8 कोर सेक्टर्स 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, ये बात में वितरण क्षमता का आधार पर सबसे बड़ा रिफाइनरी देन उत्पादन स्टील देन कच्चा तेल नेचुरल गैस सीमेंट फर्टिलाइजर्स कुछ प्रकार से कुछ देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें शरीर से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं हैवी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके सभी हैवी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज भारत में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करने वाले दैट इज लो इस्पात उद्योग और इंडस्ट्रीज की बात करने वाले भारत में सबसे ठीक है विश्व में सबसे ज्यादा लो इस्पात उद्योग कहां पर है? सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में देन ब्राजील में देन चाइना देन इंडिया फोर्थ स्थान पर। ये डेटा है 22 23 का डेटा। भारत में लोह उद्योग में सर्वाधिक परिमाण में विषय दूसरे छत्तीसगढ़ और ये डेटा 22 का। ठीक है, इसको नोट करिएगा कि हम सबसे पहले लो इस्पात उद्योग को पढ़ने वाले इसको लो इस्पात उद्योग को पढ़ने वाले ध्यान से चीजों को और साथ साथ मैं आपको आर्ट इंडस्ट्रीज के बारे में अगर बात करें लो इस्पात उद्योग से रिलेटेड आपको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन होता है विश्व स्टील संघ होता है 1967 में स्थापित किया गया था जिसके ऊपर दूसरे राज्यों में इसके प्रेसिडेंट योटा बने वर्तमान में। बाद में इंडियन स्टील एसोसिएशन को खोला गया 2014 में। इससे पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज अलग अलग थी 2014 में एक बनाया इंडियन स्टील एसोसिएशन जिसके वर्तमान प्रेसिडेंट नवीन जिंदा है जिनका अपॉइंटमेंट 2024 में हुआ है। रीअपॉइंटमेंट जिंदा साहब। ठीक है, तो जितनी आपको चीजें पता है देख लीजिए अगर आपको चीजें देख लेना देन मैं आगे बताऊं देन मैं आगे बताऊं। ठीक है, उसके बाद हैंडलिंग बताऊं सर स्पीड हैंडलिंग बताऊं भाई हैंडलिंग बताऊं। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कई बार से पूछे गए कई बार इसलिए मैं सारी चीजें हैंडल बताऊं। ठीक है भाई जी चलो नहीं 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 ठीक है यदि आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं याद रखें आगे बढ़ें जी सर चलिए इसके बाद आप देखना शुरू करेंगे अगर नोट कर लिया तो फिर देखना शुरू करेंगे भारत के अंदर किस प्रकार से आपको लो इस्पात उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। लो इस्पात उद्योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। लो इस्पात उद्योग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लो इस्पात उद्योग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है जी सर अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का हल्का सा प्रयास कीजिए। ठीक है चलिए ठीक है चलिए बेटा क्या करेंगे बताएगा। ठीक है चलिए ओके इसकी अगर बात करूं पहली इंडस्ट्री कहां पर पहली स्थापना कहां पर हुई सो फर्स्ट स्थापना होती है वो 1870 होती है दैट इज बुल्टी 1870 होती है दैट इज बेसिकली पुल्टी वेस्ट दैट इज बेसिकली पुल्टी वेस्ट पुल्टी वेस्ट बंगाल पुल्टी वेस्ट। ठीक है, पुल्टी वेस्ट बंगाल के अंदर में पहली लो इस्पात उद्योग इंडस्ट्री की स्थापना हुई और ये लो इस्पात इंडस्ट्री जो 1870 के अंदर पुल्टी वेस्ट बंगाल के अंदर बनाई गई इसका नाम था बंगाल लो इस्पात उद्योग। इसका नाम था बंगाल लो इस्पात उद्योग लो इस्पात उद्योग बंगाल लो इस्पात उद्योग वो पॉइंट। ठीक है, देन ये तो भाई बहुत बहुत ही ज्यादा नई स्थापना करी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी अलग चली दैट इज टिस्को। ठीक है, दैट इज टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907। हेलो हाँ ठीक है ठीक है चलो हाँ ठीक है इसका हेडक्वार्टर इसको हेडक्वार्टर ठीक है इसको की स्थापना 1907 में और इसको हेडक्वार्टर आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम है किसी जमशेदजी टाटा और टाटा को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जमशेदजी टाटा और दुर्गावती टाटा भाई जमशेदजी टाटा एंड दुर्गावती टाटा ये द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कहां पर झारखंड के अंदर झारखंड के अंदर सांची जगह पर झारखंड के अंदर कहां शुरू किया गया
सांची, बहुत स्पेसिफिकली नाम याद रखना, एग्जाम में 10 बार पूछा गया है, कहां सांची होगा, सांची सांची नाम है, ठीक है। लेकिन अब ये जो नाम है इसको कोलैबोरेट करने के लिए, इस नाम को एक विशेष पहचान देने के लिए इस नाम का परिवर्तन किया गया। इस सांची नाम का जो परिवर्तन किया गया वो कब किया गया? 1990 में 1990 में परिवर्तन किया गया। दिस नेम चेंज इन 1990 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड उस समय वाइसरॉय हुआ था, इंडियन वाइसरॉय, एक वाइसरॉय हुआ था, जिस वाइसरॉय का नाम था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, एडवी चैम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919। और इस नाम को परिवर्तन करके क्या दिया जाता है? जमशेदपुर, सांची का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। जमशेदपुर किसके लिए कर दिया गया? सर ये जमशेद जी के नाम पर कर दिया गया, जमशेद टाटा के नाम पे। ये पास ही का पानी, ठीक है, और आप जमशेद टाटा, ये पास ही का पानी 1990 यार 1919 भाई 1919, ठीक है। अच्छा इसको के वर्तमान इसके सीईओ कौन है? वर्तमान सीईओ से आपको कौन देखने को मिलेगा? टीवी नरेंद्र, टीवी नरेंद्र नरेंद्र, चलो याद रखना। हाँ मुझे बता कि इसको जो है इसका जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब आपको नहीं पता तो मैं एडमिट में लगभग 4 साल पहले लगभग आया ऐसा नहीं शुरुआत से मैं मतलब इस नंबर रहा ऐसा नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो एक बड़े फेमस टीचर जीएस पढ़ाते हैं यहाँ तो मेरे 2 साल तो वही दूसरा प्लेटफॉर्म था तो वहाँ पे मैं गया तो मुझसे उन्होंने कहा ठीक है तो मेरे ग्रेड्स वगैरह से मार्क्स एग्जाम पहले से ठीक है तो उस बात से कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे सवाल पूछता आपको जवाब दें, हालांकि ऐसे इंटरव्यू में बहुत सारे देखे पर मैंने ठीक है आपको जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका टॉपिक इंटरेस्ट क्या है, मैं आप पूछ लीजिए, ठीक है, जो भी उन्होंने ट्राई किया तो मैंने उनसे 17 सवाल पूछे और उन 17 सवालों में 4 सवाल उन्होंने सोच पूछे और जो बेसिकली पहले से पता है 27 करते हैं पहले से, ठीक है। तो जो बड़ा सवाल है उससे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अच्छे सवाल है लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसान है मुझे बड़ा लगा उन्होंने तो पूछा मुझे याद है पहले इसको जो स्थापना है वो कब हुई? 19 फुल फॉर्म स्कीम एंड स्किल कंपनी, इसको बनाने वाला व्यक्ति था उसका लीडर था मेरे पास क्वेश्चन था चलिए आपको क्वेश्चन पता है जी बिल्कुल आपको इतिहास होते हैं मैं इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा ठीक है। इंडस्ट्री वाली तरह से क्या मतलब ये जो राष्ट्रीय इंडिया के लाइन सबसे ठीक राष्ट्रीय के अंदर राष्ट्रीय नाम बड़ी बात तो बताया ठीक है। चलो इसको नोट कर लिया आपने बताइए ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है। एक बार कैसे शुरुआत से ही लोग बनाते थे देखो आपने बहुत इन डेप्थ सवाल पूछने की कोशिश की आपको पहले से पता है आप सवाल देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं इसका जवाब देना देखो जो इसको है ये शुरुआत में प्रारंभ में सिर्फ लोहे में डी प्रारंभ में सिर्फ लोहा इन्होंने प्रारंभ में सिर्फ लोहा ही बनाया लेकिन 1912 में जाके स्टील भी इंक्लूड कर ली 1912 में जाके स्टील भी इंक्लूड कर ली 1912 में जाके स्टील इंक्लूड कर ली स्टील इंक्लूड कर ली ठीक है हो गया ओके। तो यहाँ आपकी लो एक्सपांड जो के बारे में चीजें हो सकती है मैंने आपको सारी सारी इसके बाद हम बाकी काफी सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे आपसे क्वेश्चन आता है उसको भी एक बार आप देखिए देखते हैं। अगर बात करूं आपको कई इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी जैसे इंडस्ट्री 1908 वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह हीरा जो आसानसोल की नजदीक है तो 1908 में हीरा आसानसोल वेस्ट बंगाल 1908 हीरा हीरा आसानसोल के पास है और आसानसोल कहां है? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर भी आपकी आयरन इंडस्ट्री लगेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगेगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर लगेगी। तो इसके संदर्भ में क्या करेंगे इसका नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद भद्रावती कर्नाटक में आएगी 1923 इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ठीक है इसका नाम था। देन आपकी नेक्स्ट आई 1923 नेक्स्ट आई 1923 ये भद्रावती कर्नाटक भद्रावती कर्नाटक यहाँ पर भी फैक्ट्री खुल जाती है भद्रावती कर्नाटक में। लेकिन जो भद्रावती कर्नाटक में कंपनी खुली थी उसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी जो विश्वेश्वरैया की बात की थी मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी एम विश्वेश्वरैया मानव विश्वेश्वरैया ये फेमस आदमी है एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर ऑफ इंडिया विश्वेश्वरैया एम विश्वेश्वरैया जी का बड़े क्लासिक आदमी थे मतलब क्लासिक मोर क्लासिक ठीक है 1923 के अंदर खुली थी 1937 में फैक्ट्री खुली जो वो बनपुर बंगाल के अंदर खुली जाएगी बनपुर बंगाल के अंदर खुली जाएगी बनपुर बंगाल ये बनपुर बंगाल में 1937 फैक्ट्री खुली जाएगी आज जो मार्च 1937 फैक्ट्री बनपुर बंगाल ठीक है ओके। तो जो बनपुर बंगाल के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री खुली है इसके बारे में थोड़ा सा नाम याद रखना और क्या नाम है इस कंपनी का क्या नाम है इस कंपनी का खुली सर बंगाल इसका नाम लिखिए बंगाल बंगाल सॉरी स्टील कॉर्पोरेशन बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल ठीक है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल ठीक है सर। और बाद में आगे चलके ये स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल ये मर्ज हो गया मर्ज विद इंडियन स्टील इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसके साथ ही मर्ज हो गई इसके साथ ही मर्ज हो गई ठीक है चलिए ठीक है लास्ट वीडियो आपको देखिए और इसके संदर्भ में आपको चीजें देखनी चाहिए जो सही है ठीक है चलिए कोई बात नहीं एनसीएन स्टील मैं अपनी फाइल में डालना है जो मेरी एनसीएन स्टील फाइल को डालना है ठीक है मैं करता हूं ठीक है ये आयरन स्टील के बारे में आगे ठीक है आगे देखिए आगे सर आगे आपको याद होगा भारत के अंदर आपको आयरन स्टील के संदर्भ में भारी उद्योग भी देखने को मिले जो पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में आपको देखने को मिलता है दूसरी पंचवर्षीय योजना ठीक है याद रखना भारत में आपको आजादी के बाद कई सारे और भी उद्योग देखने को मिले ठीक है चलिए सेकंड पंचवर्षीय योजना में आगे बढ़ो आजादी के बाद लोह इस्पात उद्योग में बढ़ो आजादी के बाद लोह इस्पात उद्योग में इस्पात उद्योग में आजादी के बाद लोह इस्पात उद्योग में ठीक है जो बढ़ावा आया उसको देखना इस भाई तो आजादी के बाद लोह इस्पात उद्योग के प्रकार से चीजें देखना शुरू करेंगे भाई साहब देखो भाई आजादी भी इस आजादी होगी ठीक है आजादी होगी अब यहां समझिए आजादी के बाद 1945 में तीन मेजर उद्योग बनाए गए तीन प्रमुख उद्योग बनाए गए तीन प्रमुख लोह इस्पात उद्योग बनाए गए वो तीन मेजर लोह इस्पात उद्योग बनाए गए देखिए वो तीन मेजर लोह इस्पात उद्योग बनाए गए सबसे पहले आपको देखना राउरकेला जर्मनी की सहायता से बनाया गया झारखंड में किला लोह इस्पात उद्योग राउरकेला लोह इस्पात उद्योग आयरन इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री जर्मनी की सहायता से बनाया गया और जर्मनी की सहायता ली दैट वाज मेजर एट झारखंड देन आपको बनाया जाता है राउरकेला के बाद आपको बनाया जाता है क्या एक राउरकेला बनाया एक दुर्गापुर में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खुली थी दुर्गापुर वो ब्रिटिश सहायता से खुली थी और ये खुली थी दैट वाज इन वेस्ट बंगाल में खुली एंड देन जो आपको बताया ठीक है राउरकेला दुर्गापुर अब तीसरा आपको देखने को मिलता है वो भिलाई जो छत्तीसगढ़ के अंदर खोला गया था और जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया था हेल्प ऑफ रूस की हेल्प से छत्तीसगढ़ में अरे ठीक है भिलाई छत्तीसगढ़ ठीक है रूस की हेल्प से दुर्गापुर ब्रिटिश सहायता सेकंड फैक्ट्री क्लास स्टार्ट करना जैसे कैसे पूछा जैसे एक क्लास में स्टार्ट करेंगे हम बात को थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए याद रखिए आप मान लीजिए जर्मनी के अंदर जो केले हैं वो अच्छे मिलते हैं क्यों पेड़ नहीं झाड़ू करते हैं ठीक है तो केले झाड़ू करते हैं जर्मनी अच्छे मिलते हैं ये चीज आपको दुर्गा जी पूजा बंगाल में ज्यादा होती है ठीक है दुर्गा जी पूजा बंगाल में ज्यादा होती है और बंगाल का सबसे ज्यादा पेड़ मांगता है ये दिमाग में रखना अगर 36 लोग मिलकर ठीक है 36 लोग मिलकर आपको जूस निकालने आता है आप जूस निकालते जूस निकालते 36 लोग मिलकर जूस निकालना है ठीक है तो दैट इज बेसिकली ये याद रखिए छोटी बड़ी मांग होती है 36 लोग मिलकर वो किसी चीज की लड़ाई करते हैं जूस निकालेगा आपको किसी चीज की लड़ाई जूस निकालने 36 लोग नहीं ठीक है ये याद रखिएगा आप ये याद रखिए हर किसी का मांग नहीं बताना इसका मुझे लगा कि इसके अंदर कंफ्यूजन इसके अंदर ठीक है इसके बाद बात करें कॉपर उद्योग से ठीक बाद में तांबा उद्योग
चलिए, तो भारत में तांबा उपयोग, देखिए भारत के अंदर तांबा कॉपर, भारत में पहला कॉपर पेट्रोलियम 1857 में झारखंड में लगा था। भारत में पहला तांबा उद्योग कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है, तांबा पेट्रोलियम उद्योग, तांबा पेट्रोलियम, ठीक है, तांबा यानी कॉपर उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री के बारे में बात करें। पहला 1857 में सिंहभूम झारखंड में, पहला 1857 में सिंहभूम झारखंड में, सिंहभूम झारखंड में, झारखंड, सिंहभूम झारखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा पहला, ठीक है, याद रखना जी सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1928 में देखने को मिला था घासीदास इंडियन कॉपर एसोसिएशन। अच्छा एक बात समझना, ये वाली जो चीज है सिंहभूम झारखंड में ये 1924 में बंद कर दी थी, ये प्लान फेल हो गया, प्लान फेल, क्या बोला सिंहभूम के अंदर जो कॉपर प्लांट था वो पूरी तरीके से फेल हो गया, जिससे 1924 में बंद करना पड़ा, इंडस्ट्री पूरी तरीके से 1924, ठीक है, 1924 में पूरी तरीके से कंप्लीट हुई। उसके बाद इंडियन कॉपर एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो खुली 1928 में खुली, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन क्वेश्चन खोला जाता है, ठीक है, घासीदास, घासीदास, घासीदास कहां है सर? झारखंड में बहुत ज्यादा बढ़िया, झारखंड बहुत ज्यादा बढ़िया, झारखंड जो आगे चल के हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर आ गया, ये झारखंड के अंदर घासीदास जो आगे चल के इंडियन कॉर्पोरेशन, इंडियन कॉर्पोरेशन या हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर 1967, ठीक है, इसके अंदर हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, याद रखना, ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। तो अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार से योगदान है, तो इंटरनेशनल लेवल पर योगदान क्या है? कौन है जो सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादित करता है? देखो तांबे के बारे में बात करो, उत्पादन में इंटरनेशनल लेवल पर, उत्पादन में इंटरनेशनल लेवल पर है चाइना, इंटरनेशनल लेवल पर पहला है, फर्स्ट दैट इज चाइना, सेकंड पोजीशन मतलब सेकंड पर है 30th नंबर पर इंडिया। भारतीय राज्य की बात करूं, भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य? तो भारतीय राज्य में पहले नंबर पर कॉपर आता है, मतलब कॉपर बनाता है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर राजस्थान, और दूसरे नंबर पर राजस्थान, ठीक है, नोट करिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जो चाइना कॉपर में काफी आगे है, कॉपर काफी पहले है, इंडिया में पहले था जी। अच्छा इसके बाद बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में, इंडिया में बात करते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम इंडिया के अंदर ठीक होता है, याद रखना, और इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली उड़ीसा में ठीक होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अगर बात करूं इसके उत्पादन में इंटरनेशनल लेवल पर कौन है, इसके उत्पादन में इंटरनेशनल लेवल पर कौन है, इंटरनेशनल लेवल पर कौन है? तो इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें पहले नंबर पर दैट इज चाइना, सेकंड इज इंडिया, पहले नंबर पर वही चाइना है, लेकिन सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है, पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर इंडिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं भारतीय राज्य की बात करूं तो भारत के अंदर सबसे अच्छा जो उत्पादन कर सकता है दैट इज बेसिकली उड़ीसा, सेकंड इज गुजरात, ठीक है, भारतीय राज्य की बात करूं फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड इज गुजरात, सेकंड इज गुजरात, ठीक है, याद रखना उड़ीसा गुजरात के बारे में इस प्रकार से याद रखें, ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो भारत में पहला जो प्लांट है, भारत के अंदर पहला प्लांट यानी संयंत्र है वो कब लगाया गया? 1937 में भारत पहला संयंत्र, 1937 में भारत पहला संयंत्र, भारत में पहला संयंत्र, ये फर्स्ट इंडस्ट्री, इसको कहते हैं कारखाना, ठीक है, संयंत्र कारखाना कब लगाया था? 19 को लगाया था सर, आसानसोल में, आसानसोल, दैट इज इन वेस्ट, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर जेके नगर, वेस्ट बंगाल के अंदर जगह जेके नगर, तो वहां पे लगाया था आसानसोल के अंदर, आसानसोल के अंदर जेके नगर लगाया, ठीक है, याद रखना, बात समझिएगा, ठीक है, चलो कि भाई हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HACL, HACL आजादी के बाद बना था, HACL आफ्टर इंडिपेंडेंस बेस्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस बेस्ट है, ठीक है, 1950 के बना था हिंदुस्तान एल्युमिनियम, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिमिटेड, तो ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट याद रखना, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद सर आजादी से पहले भी तो बहुत सारे संयंत्र भारत में थे जो बहुत बढ़िया फैक्ट्री थे, मैं कितने ज्यादा फैक्ट्री थे, 1938 में कुछ बने थे, 1938 में 4 बने थे, 1938 में 4 जगह एल्युमिनियम फैक्ट्री थी, एल्युमिनियम फैक्ट्री थी, एल्युमिनियम फैक्ट्री लगी, इंडस्ट्री लगी, वो फेमस है, और ये छोटे मोटे होते रहते हैं, ये फेमस है, मूवी है, मूवी फेमस है, मूवी पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये झारखंड में हुई, वर्तमान झारखंड, झारखंड, क्योंकि जो झारखंड है वो बिहार से करना है, नहीं पता क्या, ठीक है, वर्तमान झारखंड में। नेक्स्ट मूवी हो गया, इस मूवी से मूवी में आ जाएगा, देन आपका अलवाई, अलवाई केयर के अंदर, ठीक है, अलवाई केयर के अंदर वेलूर, अलवाई वेलूर, अलवाई वेलूर, जो वेलूर है वेलूर, वेलूर अलवाई है भाई आपका केरल के अंदर, वेलूर है मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ 1938 में फैक्ट्री खुली है, और हीराकुद नाम सुना होगा, हीराकुद नाम है उड़ीसा, यहाँ पर लगा हीराकुद उड़ीसा, हीराकुद उड़ीसा के अंदर याद रखना, पूरा बिल्कुल, सो प्लीज डू समथिंग फॉर वैलिडिटी, बिल्कुल मैंने बात की और शायद कुछ चीजें आपको बताऊं, आपको गलत वैलिडिटी है, ठीक है, कुछ नहीं, हीराकुद उड़ीसा के अंदर आप इस चीज को याद रखें, आप इस चीज को याद रखें, चीजें मैं आपको बताई, ये इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री आपको देखने को मिली आज यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको 1938, ये कहां पर रेणुकूट, ये रेणुकूट, बस रेणुकूट, ठीक है, याद रखना, ये रेणुकूट के अंदर बोलना, ठीक है, ओके, सर रेणुकूट कहां पर है? रेणुकूट हमारे यूपी में रेणुकूट, चलो आगे बढ़िए, कॉपर लिया, एल्युमिनियम लिया, आगे ठीक है, आगे बढ़ने से पहले समझे, ये पेन बना है, जाएगा, इसलिए मैं से डुप्लीकेट करके बनाया है, उस हिसाब से अब मैं आपको बताता हूं जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनको कैसे कैसे बनाया है, ट्रेन के डब्बे बनाए, ठीक है, ट्रेन के डब्बे होते हैं उनको किस प्रकार से बनाया है, उनकी बात कीजिए। भारत का रेलवे लोकोमोटिव निर्माण कैसे कैसे हुआ, भारत में रेलवे लोकोमोटिव निर्माण, भारत में रेलवे लोकोमोटिव निर्माण कैसे कैसे हुआ, रेलवे लोकोमोटिव निर्माण कैसे कैसे हुआ, ठीक है जी सर। अच्छा इससे सवाल बनते हैं, इस साल पूछे भी गए हैं, 2024 में कई क्वेश्चन एग्जाम में से आए, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, पहले बैच में मैंने इंक्लूड नहीं किया, इस बार मैंने लिखा है, ठीक है। तो भारत में रेलवे लोकोमोटिव के बारे में सबसे पहले चितरंजन लोकोमोटिव बनाया गया, चितरंजन लोकोमोटिव 1950 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रेल के विद्युत इंजन की ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है चितरंजन लोकोमोटिव, चितरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल 1950, विद्युत इंजन की सबसे पुरानी, विद्युत इंजन इलेक्ट्रिक इंजन की ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट वर्किंग इंडस्ट्री यही है, ठीक है, ओल्डेस्ट वर्किंग इंडस्ट्री यही है, क्या चितरंजन लोकोमोटिव 1950 वेस्ट बंगाल के अंदर बनाई गई, तो ये आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, पेराम्बूर तमिलनाडु, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके सवाल के डेट बनते हैं, सवाल पैसेंजर के कोचेस होते हैं, वहां पे पैसेंजर के कोचेस होते हैं, यहाँ पे 1950 में पैसेंजर कोचेस, पैसेंजर के कोचेस यहाँ पे, पैसेंजर कोचेस यात्री के डब्बे, यात्री डब्बे, यात्री डब्बे यहाँ पे, देन ये 1951 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो तमिलनाडु के अंदर, लेकिन आप इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल और रेल कोच फैक्ट्री, और रेल कोच फैक्ट्री, अभी जो इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री बनी दैट वाज इन पंजाब, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री दैट वाज इन पंजाब 1986 कपूरथला, 1986 कपूरथला, 86 कपूरथला, कपूरथला पंजाब में। एक सवाल पूछा गया था 2024 में कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1950 की स्थापना कहाँ हुई थी, पेराम्बूर तमिलनाडु का ट्रांसफर पूछा था, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री 1986 की स्थापना कहाँ हुई थी, इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य यात्री डिपो का निर्माण, यात्री डिपो का निर्माण इसका काम होता है, याद रखना, ठीक है।
सर डीजल इंजन के लिए डीजल इंजन मॉडर्न इंडस्ट्री डीजल इंजन मॉडर्न ट्रैक्टर मॉडर्न इंडस्ट्री। सो दिस वाज इन पटियाला, ये पटियाला में थी, एक आती थी दैट वाज इन पटियाला, ठीक है 1981 में इसको खोला गया था, 1981 में इसको खोला गया था पटियाला पीबी पीबी पंजाब में पटियाला। तो आपसे इनकी ईयर इनकी प्लेसेस बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है बहुत ज्यादा आपसे पूछी जाती है, ठीक है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वस्त्र उद्योग की तरफ, टेक्सटाइल की तरफ आगे, ठीक है रेलवे को टेक्सटाइल समझते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा समझते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में समझ लीजिए आप विश्व में बिजनेस से बहुत बताया। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ 4 से 5, ठीक है करोड़ लोग कार्यरत रहते हैं, 4 से 5 करोड़ लोग कार्यरत रहते हैं, कपड़ा उद्योग है उद्योग। तो इसमें लेबर लेबर फोर्स, ठीक है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स 4 से 5 करोड़ लोग इसमें रहते हैं। और जो भी पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम बनाते हैं, जो भी पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम बना पाते हैं, पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट का 7% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बनता है। इंडस्ट्री प्रोडक्ट का 7% बनता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का 7% यहाँ से पूरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट का 7% यहाँ से बनता है। देन जीडीपी का पूरी जीडीपी का 2% यहाँ से होता है, जीडीपी का 2% हम यहाँ से होता है, कंप्लीट जीडीपी का 2% यहाँ से होता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में 12% से है, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट में हम कपड़ा लगभग 12% एक्सपोर्ट करते हैं, 12%, जो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट ज़्यादा है। जो सर्विस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। रोहन बदमाशी की बात करें, ये बिजनेस की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेटा बताओ अब वही करने का काम है, बोल पे नाम बोल पे क्या वही करना है। अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर टेक्सटाइल इंडिया, उसमें 4.5% इंडिया टेक्सटाइल है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर 4.5% टेक्सटाइल इंडिया है, टेक्सटाइल इंडिया रॉ मटेरियल इंडिया से आता है, बना के कुछ बना ले, बना ले अनीस बना ले, ठीक है बाकी कुछ ना, ठीक है आगे बात करें भारत में पहली कंपनी कहाँ हुई थी, पहली फोर्ड ग्लास, पहली कंपनी 4 ग्लास बनाई थी सूती वस्त्र, पहली 1818 दूसरी 1854, पहली खोली फोर्ड ग्लास कौन था, फोर्ड ग्लास में हां फोर्ड ग्लास में क्या करता है जो पूरी तरीके से एक फील्ड बनता है, दैट वाज ए फील्ड प्लान, दैट वाज कंप्लीटली ए फील्ड प्लान, ठीक है सर। अब उसके बाद 1854 में, देन उसके बाद 1854 में, और 1854 में आपको देखने को मिलती है सिर्फ बॉम्बे में खुली थी, नाम था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी एंड वीविंग कंपनी जो जीएम डाबल ने खुली थी, बाय जीएम डाबल ने इसको करा, जीएम डाबल ने इसको करा, ठीक है याद रखिए जी सर, इस चीज को याद रखना भूल मत, ठीक है आगे बढ़ें इस चीज को याद रखिए। देन आपकी इंडस्ट्री लास्ट बची है, ठीक है लास्ट बची है वो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री सिंपली याद रखना पहला पोरबंदर गुजरात में सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री सबसे पहले 1908 पोरबंदर गुजरात, ठीक है 1908 पोरबंदर गुजरात के अंदर खुली थी, ठीक है याद रखना पोरबंदर गुजरात। इसमें काफी सारे लोग करते हैं इसमें पैसा सबसे अधिक कमाया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री से कमाया जाता है, ठीक है प्लान बनाया पोरबंदर गुजरात को लेकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो प्लान क्या हो गया, ठीक है 1908 1904 1904 प्लान बनाया गया पोरबंदर के फैक्ट्री को लेकर, ये प्लान फ्लॉप हो गया, ये प्लान फ्लॉप हो गया, ठीक है तो इस प्लान फ्लॉप हो जाने पर एक नया प्लान स्टार्ट किया गया चेन्नई में, और उसको स्टार्ट किया 1904 में से चेन्नई में स्टार्ट किया गया, चेन्नई और सही बात है एग्जाम मुंबई गुजरात चेन्नई दोनों चेन्नई स्टार्ट क्योंकि 1904 के अंदर गुजरात के फैक्ट्री खुली नहीं पाई, पोरबंदर गुजरात फैक्ट्री खुली नहीं पाई, स्टार्ट करने वाले सामान वही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए नहीं पाया, ठीक है अगर मैं कुछ सीमेंट की खोज नहीं की, एसपीडी नहीं की, चुना पता चली, चुना पता चली एसपीडी नाम के साइंस के द्वारा सीमेंट की खोज की, एसपीडी नाम की ठीक है लेकिन डिफरेंट बात है। देखो इसके बाद हम बात करें डायरेक्टली डायरेक्टली में 10 लाख लोग ऐसे सीमेंट बनाने के बारे में तो ये बात हो गई कंप्लीट, ठीक है उसके बाद शुरुआत होती है चीज से, भारत में कंपनियों के बिजनेस प्रकार, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, भारत में कंपनियों के बिजनेस प्रकार क्या क्या है समझ गए। तो सर स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनीज इन इंडिया वो देखिए, भारत की मुख्य कंपनियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, महारत्न नवरत्न एंड मिनी रत्न, ठीक है महारत्न कंपनियां क्या होती हैं सर, ऐसी कंपनी जो 3 वर्षों में औसतन 25,000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं, टर्नओवर देख रहे हो टर्नओवर 25,000 करोड़ का टर्नओवर अपने कर लेती हैं, ठीक है एलआईसी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है मुंबई अभी जो है राम मोहन के अंदर आपको देखने को चाहिए, ठीक है एमडी पास से आपको चेक करने को चाहिए, ठीक है ऐसी कंपनियां 3 वर्षों में 25,000 करोड़ टर्नओवर करती हैं, ऐसी कंपनी 3 वर्षों में अपनी औसतन बुनियाद एवरेज नेटवर्क जो 1500 करोड़ से ऊपर की है, 1503 करोड़ मतलब 3 वर्षों में नेटवर्क 5,000 करोड़ या इससे अधिक हो, ठीक है ऐसी कंपनी 50 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गुरु स्तर पर 4 मिशन करोड़ दैट्स भारत में कितनी भारत में, ठीक है आपकी क्लास का टाइम 10 मिनट एक्सटेंड करा, ठीक है क्लास का टाइम आपका बना दिया जैसे कि आप समझ पाए भारत कंपनी से भारत कंपनी आपकी कौन सी आपको देखनी होती है, तो भारत कंपनी आप देखो ये आपकी लिस्ट है भारत कंपनी की, ये लिस्ट में सारी लिस्ट क्लियर जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें जैसे वर्तमान में कितनी लिस्ट 2024 की आपको दिख रहा होगा 2024 लिस्ट पहले आपकी भारत पेट्रोलियम लिमिटेड 1964 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है देन आपकी भारत पेट्रोलियम, देन कोल, देन गैस अथॉरिटी, देन एचपीसीएल, देन इंडियन ऑयल, देन नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन, देन आपकी ओएनजीसी, देन आपकी पावर ग्रिड, देन आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन आपकी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन आपकी रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, देन नेक्स्ट आपकी ऑयल लिमिटेड। हम लोगों को पैसे दिए नहीं एलआईसी में 49% शेयर भारत सरकार का है, ये नोट करना हाँ भाई इसमें आपसे पूछ सकते कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है भारत में, तो भारत में सवाल बन सकते हैं, इस वजह से मैं आपको ध्यान से देखो, ठीक है आपसे पूछा सकता है, ठीक है ठीक है याद रखना, ठीक है याद रख लेना, ठीक है इनके हेडक्वार्टर कहाँ है सर, हेडक्वार्टर इनके कहाँ है, देखो बीपीसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल इन दोनों के हेडक्वार्टर है मुंबई में, इस हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई बात को समझो थोड़ा सा, मुंबई हेडक्वार्टर एचपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई है, एक मिनट के लिए हेडक्वार्टर इन दोनों के हेडक्वार्टर इन दोनों के हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है सीआईएल, ठीक है सीआईएल सीआईएल का पूरी लिमिटेड दैट इज कोलकाता, ये कोलकाता में अभी देखना अभी चालू करो, ठीक है इसका आपको हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है, दो की मुंबई में एक का मैं आपको बता रहा है, ठीक है दो की मुंबई एक में बता रहा है ओएनजीसी, ओएनजीसी का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ओएनजीसी का एक्चुअली वर्किंग में वो देहरादून में है, इसका वर्क वाला जहां पे वर्क करते हैं वर्किंग स्टेशन है वो देहरादून, लेकिन मतलब रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड कहां है, रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड है, तो इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, ठीक है इसमें हल्का सा ट्विस्ट है बाकी चीजें नॉर्मल है, ठीक है अब इसमें पावर ग्रिड इसका गुड़गांव है, इसका गुड़गांव है, गुड़गांव इसका गुड़गांव है, इसका गुड़गांव है, इसका देखना जो आपका पीजीसीओआई है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ये गुड़गांव के अंदर याद रखना, और बाकी जितनी भी आपकी बची हुई है जितनी भी आपकी बची है सब बढ़ गया इनका बाकी बढ़ गया, ठीक है बस आप बीपीसीएल एचपीसीएल सीओएल ठीक है इसके बाद ओएनजीसी पावर ग्रिड बाकी सब नहीं, ठीक है इसको आराम से नोट करना भाई, ठीक है काफी टाइम आपको लगेगा जैसे आराम से नोट करना। नेक्स्ट हम अगली टाइप की बात है, ठीक है जिनको हम नवरत्न कंपनी कहते हैं, देखो 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर सरकारी कंपनियों को विशेष दर्जा दिया गया, इस कारण इनको नवरत्न कहा गया क्योंकि 1997 में 9 कंपनियों को छोड़ा गया, वर्तमान में इनकी संख्या 13 बढ़ती जा रही है, कंपनी को मिलेगा 1 का दर्जा प्राप्त होगी, कंडीशन है इसके लिए कंडीशन कंडीशन क्या है, कंपनी को मिलेगा 1 का दर्जा प्राप्त, भारत में कंपनियों को विनियमन रेगुलेशन के लिए मापदंड बनाए जाते हैं, सूचकांक में मिनिमम 60% प्राप्ति होगी, ठीक है अच्छा ये समझिए इसी इंडेक्सिंग में आपको मिनिमम 60% प्राप्ति होगी, इंडेक्सिंग मतलब सब प्रॉफिट टर्नओवर जितना आपने पूरे साल में खर्च किया उसकी 60% रेसिंग आपको हो जानी चाहिए, ठीक है चलिए नेट वर्थ नेट प्रॉफिट में मिनिमम 60% प्राप्ति होनी चाहिए, नेट टर्नओवर के मुताबिक लगी हुई जो ह्यूमन रिसोर्सेज कितनी है, प्रतिशत इनकम कितनी है, ये सब बतानी होती है, कंपनी को 3 वर्ष का लाभ है वो 1,000 करोड़ और औसत 15% निवेशकों को छूट भी मिलनी चाहिए, ये समझना, ठीक है इसके अंदर 1,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा सकते हैं औसत और 15% जो निवेशकों को इसके अंदर छूट भी एक तरीके से मिल जाती है, ठीक है चलिए
निवेशक बोलते हैं मतलब ये कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कितना चाहिए 1000 सीआर होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट पीछे 3 वर्ष होना कितना चाहिए सर 1000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये नवरत्न 3000 है, नवरत्न है तो दिस इज नवरत्न, तो 3000 करोड़ आपका होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नवरत्न है तो इसलिए एनालिसिस करना है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या बताया दोबारा से बताऊं शायद आपको क्लियर करूंगा। देखो कंपनी के इंडेक्स रखे जाते हैं, ये इंडेक्स बेसिस पर प्रॉफिट पे, नेट टर्नओवर पे, ठीक है, लैग्यूड ह्यूमन रिसोर्सेज पर, ठीक है, प्रतिशत इनकम पर, तो इस आधार पर आप क्या बनाए जाते हैं, इंडेक्स बनाए जाते हैं, इस आधार पर इंडेक्स तैयार किए जाते हैं और इस इंडेक्स में से 60% प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो पाती है देन आपको नवरत्न चल सकता है। इसलिए कंडीशन 3 वर्षों में 3000 करोड़ का औसत प्रॉफिट आपको होना चाहिए, औसत प्रॉफिट आपको होना चाहिए, तो 15% छूट से आपको देंगे, समझ गए, ठीक है। ओके चलिए, ठीक है, शायद याद है। ओके नाउ बात करें कौन कौन सी कंपनियां हैं भाई। नवरत्न पहले तैयार थी कब सर 2022, ठीक है, वर्तमान में 2024 16 है, 2024 में 16 कंपनियां हैं, 16 है 16 पुरानी वाली बैच तैयार थी, लेकिन वर्तमान में कंपनी वर्तमान में कंपनियां 16 है, वो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनको जितने आप लीजिए इतने आप याद कर लीजिए, उतना आपके मुंह में फी रहेगा, ठीक है। वो आपको हेडक्वार्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 16 है। इसको मतलब मैं बताऊं तो सच में सारे आपको याद नहीं करने, इसके अंदर बस लास्ट के ये 6 याद करना है, ठीक है। यहां से शिपयार्ड से लेकर और बाकी 6 याद करना, ठीक है। जो आपकी शिपयार्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलवे लिमिटेड, ओएनजीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय जो कैपिटल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, कौन है और राइट सिर्फ याद करना, सिर्फ मतलब याद करना है, बेटा सिर्फ याद करना है, ये सारे बाकी ऊपर के बिल्कुल याद करना बिल्कुल समझ, क्योंकि ना कोई पूछ रहा है ना आगे पूछने का कोई चांसेस काफी आसान होता है, ठीक है। अगर नोट करने के बाद एक पॉइंट और समझना देना आपको मौका मिलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट को समझिए देन इजी हो जाएगा, ठीक है। भारत में नवरत्न कंपनी का एक स्लाइड है, ठीक है। वो नवरत्न कंपनी का एक्सप्लेनेशन मैंने आगे दे दिया, वो मैं ऐड कर दूं, ठीक है। इसके अलावा दो प्रकार की कैटेगरी होती है, मेरे फर्स्ट में नहीं बता सके, मेरे फर्स्ट में वर्षों में लागत कमा रही हो, ठीक है। 3 लास्ट ईयर्स में एवरेज 30 करोड़ का लाभ हो गया, एवरेज 3 ईयर्स के अंदर जो प्रॉफिट होना चाहिए 30 करोड़ हो गया, ठीक है। अभी वर्तमान में 62 कंपनीज हैं और वैल्यूएशन इनकी 500 करोड़ तक हो सकती है। अगर वैल्यूएशन 500 करोड़ पार कर देती है देन उनको नवरत्न की कैटेगरी बनाना है, ठीक है। वैल्यूएशन के लिए लगातार 3 वर्षों में इसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ प्लस हो तो इसके अंदर पूरी कंपनी के 12 कंपनीज हैं, ज्यादा कोई नहीं, सिर्फ ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, अगर आप लोग आपको याद है, ठीक है। दिस इज कंप्लीट क्लास। अब आपका इंडस्ट्री का चैप्टर है वो बच्चे होता है यहाँ कंप्लीट, जो आपका इंडस्ट्री चैप्टर था वो आपका होता है कंप्लीट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी। अब आपका टॉपिक बचता है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के टॉपिक को इस तरीके से करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। चलिए आप बताइए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एग्रीकल्चर का टॉपिक बचता है आपकी क्लास, ठीक है। ठीक है, अच्छा लगा मुझे आपके साथ हमेशा ये लगता है। अगर आपको कोई टॉपिक छूट गया भाई जी सर, तो ये नहीं है जी सर, बीच में छोड़ वाला नहीं है, ठीक है। और बैठ कर बोलिए सर, आप लोग से रिलेशन बनाओगे, स्टार्ट करने के बाद नहीं स्टार्ट किया ये हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आप मुझे मैसेज करो, मैं डिटेल में आपको चीज बताऊंगा, ठीक है। मैं डिटेल में आपको चीज बताऊंगा भाई। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको धोखा दूं और बस आपके खाना पूर्ति करूं, नहीं खाना पूर्ति की चीज करता हूं। अगर वास्तविकता में आपको नहीं है हां, लेकिन उसको कितने लोग समझते नहीं समझते आपके ऊपर, लेकिन मैंने कभी अपनी तरफ से आपको कभी नहीं छोड़ा कि आपकी चीज करता हूं, बिल्कुल नीलेश छोड़ा चल जाएगा मंडी से प्रैक्टिस होगा, अगर क्लास तुम्हारा अगर तो मैं कर दूं, ठीक है। मैं देखो मैं रजिस्टर को भेजना है भाई जी का नंबर समझ लीजिए एंड आपसे करते हैं सामान ये सोच के आप जय हिंद, सी यू टुमारो।